वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। एक्सप्रेसो में आपको खुशामदीद कहेंगे। मैं हूं अर्मिला हसन और बहुत अच्छे मूड में आज मेरे साथ है। अगर आपको लग रहा है कि बहुत अच्छे मूड में, जो कि नहीं है, मैं हूं इमरान हसन। इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आपकी एक और सुबह बहुत ही खूबसूरत शुरू हो चुकी है। आज मंगल है और इस सुबह का मतलब ये होता है कि बहुत सारे मामला सेटल हो जाते हैं, क्योंकि वीक का पहला दिन थोड़ा सा वो मंडे ब्लूज वाली जो बात होती है थोड़ा सा मुश्किल होता है, एंड देन इट स्टार्ट्स सेटलिंग। और इसके साथ साथ आज की बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है कि आज का दिन भी आप इस उम्मीद के साथ करें, इस पॉजिटिव सोच के साथ करें कि जो होना है वो अच्छे के लिए होना है और जो होगा वो अच्छे के लिए होगा। और अगर कुछ अच्छा नहीं होगा तो उसमें भी कोई ना कोई मसलियत जरूर होगी। मैं इसमें कंफ्यूज हो गई हूँ थोड़ा सा, लेकिन हाँ, इमरान ने बात जो कही है बिल्कुल सही कि आज हम बिल्कुल किसी बात पर कोई इख्तिलाफ नहीं करने वाले। आज हमारी कोई लड़ाई नहीं हुई शो से पहले। हाँ, और बिल्कुल ही अच्छा जी। और इसके साथ साथ आज यूजुअल आज के शो में हमारे पास बहुत सारी वैरायटी है, सेगमेंट्स की शक्ल में, खबरों की शक्ल में। और पोल हमारा क्या है? पोल हमारा एज यूजुअल पॉलिटिकल पोल है। एग्जैक्टली हमारा पोल है कि क्या पीडीएम हुकूमत गिराने में कामयाब हो पाएगी। इस हवाले से आपने हमें बताना है अपनी राय से। हमारा व्हाट्सएप नंबर हो पाएगी पता नहीं वालों में हूं मैं। ये बीइंग एंकर कभी अपनी राय नहीं देती ताकि किसी पार्टी के साथ एफिलिएशन हो जाए। वैसे कोई बात नहीं, राय दी जा सकती है। अच्छा जी, तो आप ये बताइएगा, हमें व्हाट्सएप नंबर आपके सामने है कि क्या पीडीएम हुकूमत गिरा पाए। कल की डेवलपमेंट बड़ी ज़बरदस्त थी। कल अगर आप सारे तज्जियाकारों की राय देखें तो वो थोड़ा सा ऐसे लगता है कि कुछ गवर्नमेंट के एंड पे जो मामलात हैं वो तब्दीली की जानिब जा रहे हैं, या गवर्नमेंट के ऊपर वाकई प्रेशर बन रहा है। क्योंकि आज की जो लीड हमारी अखबारों में छपी है उसके मुताबिक भी वज़ीर आज़म ये कहते हैं कि अपोजिशन फौज पर दबाव डाल रही है एनआरओ के लिए। अब थोड़ी सी स्टेटमेंट चेंज हो रही है, खैर इस पे बात करते रहेंगे हम मजीद इन डिटेल्स। शुरू कर लेते हैं, हेडलाइंस देख लेते हैं। हुकूमत की नई हिकमत अमली, वजीर आजम ने पार्टी तर्जुमानों को ईंट का जवाब पत्थर से देने की हिदायत कर दी। पीडीएम तहरीक का दूसरा मरहला, अपोजिशन इत्तेहाद का हुकूमत को घर भेजने का अज़्म। कोरोना आउट ऑफ कंट्रोल, मजीद कई जिंदगियों के चिराग गुल। सेगमेंट मेरा घर में वसी शाह सैर करवाएंगे पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी की और बताएंगे दिलचस्प पहलुओं के बारे में। और कौमी क्रिकेटर फखर जमान को पाक बहरिया में लेफ्टिनेंट का एजाजी रैंक तफवीज कर दिया गया। आज की खबरें बहुत इंटरेस्टिंग है। वैसे हमने हेडलाइंस में आपने भी देख लिया होगा, लेकिन इसके साथ साथ जी मौसम कैसा रहने वाला है। आज मुझे वैसे ज्यादा सर्दी फील हो रही है। अच्छा, मुझे लगा हम खबर देने लगे हैं। खबर पहले मौसम बताएंगे ना भाई। मौसम क्या है जी? लाहौर का दर्जा हरारत मैक्सिमम होने वाला है 15, जबकि कम से कम होगा 2। और यहाँ पर जो हवा की स्पीड होगी, विंड स्पीड होगी, वो 7 होगी। इसके साथ साथ भावलपुर के मौसम की बात की जाए तो ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 18, जबकि कम से कम 3 रहने वाले। और यहाँ पे भी कुछ 7 के करीब विंड स्पीड है। आज हम पंजाब में ही हैं वैसे, क्योंकि यहाँ से भावलपुर के बिल्कुल साथ मुल्तान, औलिया का शहर और बहुत ही गर्म शहर कंपैरेटिवली, गर्मियों की हम बात करें, आज यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा दर्जे हरारत 18 है और कम से कम 3 डिग्री सेंटीग्रेड रहने वाला है। इसके साथ साथ वजीराबाद गालिबन बर्तनों की मार्केट के लिए मशहूर है, अगर मैं गलत नहीं कह रहा, कटलरी के लिए। एग्जैक्टली। तो यहाँ पे जनाब ज़्यादा से ज़्यादा 16 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 3 डिग्री सेंटीग्रेड वजीराबाद के अंदर भी मौसम रहने वाला है। तो मुल्तान, वजीराबाद, लाहौर और भावलपुर के जानने वाले वालों को हमने मौसम बता दिया, बाकी लोग देख सकते हैं। मतलब अपना फोन कर ले। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं, ओब्वियसली पॉलिटिकल ही होगी, आज की बड़ी खबर की। बड़ी खबर में बात करेंगे मुल्क की सियासत की। तो गवर्नमेंट और अपोजिशन के दरमियान सियासी तनाव में हर गुजरते दिन के साथ मजीद शिद्दत आती जा रही है और सियासी बयानबाजी भी उरूज पर है। एक दूसरे पर दबाव बढ़ाने के लिए मुख्तलिफ सियासी ऑप्शंस इस्तेमाल किए जा रहे हैं। अपोजिशन जमातों की बात की जाए तो हुकूमत को घर भेजने के लिए बहुत पुरअज़्म नजर आ रही है। हुकूमत के खिलाफ लॉन्ग मार्च का ऐलान किया गया है। अरकान असम्बली के इस्तीफे इकट्ठे कर लिए गए हैं और मुत्तफिका फैसलों के लिए 2 जनवरी को पीडीएम का सरबराही इजलास भी तलब कर लिया गया है। पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास आज बिलावल हाउस कराची में हो रहा है। और बात कीजिए हुकूमत की तो सियासी महाजराई को कम करने के लिए कौमी डायलॉग की बात की जा रही है और वफाकी वुज़रा की जानिब से ये भी पेशगोई की जा रही है
कि आने वाले दिनों में सियासी तनाव में कमी देखने में आएगी। बिल्कुल, लेकिन ये नहीं बताया जा रहा है कि ये सियासी तनाव कम कैसे होगा। हम भी अपने प्लेटफॉर्म से इस पे बात करते जाते हैं, करते रहते हैं। इसके साथ अगर हुकूमत की जानिब से हम बात करें तो तल्ख बयानात जारी हैं, सिलसिला रुक नहीं रहा। वजीर आजम ने पार्टी तर्जुमानों को ईंट का जवाब पत्थर से देने की हिदायत कर दी है। उन्होंने ओपोजिशन को एक बार फिर दो टोक अल्फाज में पैगाम दिया है, जो मर्जी कर ले, दबाव में नहीं आऊंगा, एनआरओ नहीं दूंगा। उन्होंने ये भी दावा किया कि ओपोजिशन एनआरओ लेने के लिए इदारों को ब्लैकमेल कर रही है। ये बड़ी क्रिटिकल बात है। क्या ओपोजिशन इस पोजीशन में है कि इदारों को ब्लैकमेल करे? प्राइम मिनिस्टर साहब ने बहुत बड़ी बात की और इस बात पे बहुत ज्यादा कल मैंने सुना जो तज्जियाकार हैं वो इस पे बड़े सवालात भी उठा रहे हैं। इस वक्त शानदाना गुलजार साहब हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं और उनसे भी हम पूछेंगे। और उसके साथ साथ इस वाली स्टेटमेंट इन पर्टिकुलर बात करें तो वजीर आजम ने ये बात जब की है उसके बाद इस स्टेटमेंट को लेकर कल पूरे के पूरे मैंने देखा कि जो तज्जियाकार हैं उन्होंने इस बात के ऊपर सवाल उठाया कि क्या वाकई आप इदारों की जानिब से कोई पैगाम वजीर आजम को मिला है कि आप अपनी पॉलिसी तब्दील करें या आप कोई नेशनल डायलॉग का रास्ता निकालें। लेकिन अब कुछ हद तक सूरत हाल ऐसी भी आ रही कि शायद इमरान खान अपने स्टैंड से ना हटे और एस्टैब्लिशमेंट को भी मुश्किलात का सामना हो सकता है। नहीं मिलेगा, ये वजीर आजम दो टोक अल्फाज में बार बार कह चुके हैं। और उसके साथ साथ जो हम सियासी दर्जा हरारत की बात करते हैं, पीडीएम की तहरीक की बात करते हैं, तो वफाकी वज़ीर कहते हैं कि जी अभी जो सियासी दर्जा हरारत हमें हाई नजर आ रहा है, आइंदा आने वाले दिनों में कि तहरीक उस तरह से इसमें दमखम नहीं रहने वाला। ये जो प्लेटफॉर्म के जरिए एनआरओ चाहते हैं हम इनको बिल्कुल एनआरओ नहीं देंगे। और ये जो पीडीएम का लॉन्ग मार्च है या इसके हवाले से धरने हैं, जो भी ये प्रैक्टिस कर रहे हैं, इससे उन पे कोई प्रेशर नहीं है। ये वो बार बार इंप्रेशन दे रहे हैं। ये अच्छा, हम इस वक्त सीनियर तज्जियाकार और हमारे एंकर पर्सन मंसूर अली खान हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। हम जरा अपने तज्जिए से पहले मंसूर का तज्जिया ले लेते हैं और उनसे पूछते हैं, क्योंकि ये जरा सियासी शख्सियात से बराह रास्त रोजाना इनका वास्ता पड़ता है, तो पूछते हैं। मंसूर, थैंक यू एंड गुड मॉर्निंग, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। अच्छा, एक तो हम आपके आने से पहले बात कर रहे थे पॉलिटिकल टेम्परेचर की। मुझे जो एक बात समझ आती है बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस कि अगर हुकूमत को बार बार जवाब देने पड़ रहे हैं बयानात के या ओपोजिशन की किसी भी हरकत के, तो इसका मतलब ये है कि प्रेशर तो अल्टीमेटली हुकूमत पे नजर आता है, क्योंकि ओपोजिशन का काम तो है ही एहतजाज करना, कुछ मुख्तलिफ नहीं कर रही वो। व्हाट डू यू से? एब्सोल्युटली राइट। सबसे पहले गुड मॉर्निंग टू ऑल योर व्यूअर्स। और बिल्कुल आपने बात सही की कि देखिए हुकूमत का काम होता है कि मुल्क में अमन और अमान कायम रहे, किसी किस्म की अफरा तफरी ना फैले और सब कुछ जो है वो बड़े कूल एंड काम तरीके से होता रहे। लेकिन ऑब्वियसली जब भी कोई जमात या कोई ऑपोजिशन की कोई जमात जो है वो सड़कों के ऊपर आती है और पैनिक क्रिएट होता है और हलचल मचती है सियासी माहौल के अंदर, दैट इज नॉट गुड न्यूज फॉर द गवर्नमेंट। ये सब कुछ जो है इकोनॉमी चाहे मामला जो है वो गवर्नेंस का हो, सब कुछ स्मूथली चले। तो सारी बात है वो एक फील गुड फैक्टर तो जरूर देने की कोशिश करती है। जब पब्लिक के सामने आती है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठी है, तो ये कहती यही है ना हमें फर्क पड़ता है और ना कोई प्रॉब्लम आएगी। लेकिन हकीकत ये है कि जब बार बार तर्जुमान प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करना शुरू करें और बार बार जो है वज़ीर आज़म अपने तर्जुमानों के इजलास बुलाएं, तो इसका मतलब है सब कुछ ठीक नहीं है। और इसके साथ साथ जब मुज़ाकरात की बातें हों कि जनाब मुज़ाकरात करने चाहिए, हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, लोगों को बीच में बिठाया जाए, थर्ड पार्टीज को बीच में इन्वॉल्व किया जाए, इसका मतलब है पैनिक तो है रैंक के अंदर। अच्छा मंसूर, डायलॉग की आप बात करें, मुज़ाकरात की बात करें, चूंकि अभी ये तहरीक बहुत अभी कह लें शिद्दत इख्तियार कर चुकी है, बहुत संगीन किस्म की बयानबाजी भी की जाती है, इनफैक्ट ज़ातियात पे भी हमले किए जाते हैं। इस हवाले से जब एक डायलॉग की सिचुएशन क्रिएट नहीं होगी तो ये तो सियासी प्रेशर दिन ब दिन बढ़ेगा और इसका डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इम्पैक्ट पब्लिक पर भी आता है। बिकॉज हम सब इन पॉलिटिकल पार्टीज को देखते हैं जिस तरह से ये हमें रिप्रेजेंट करते हैं, अगर इनके मुंह से या इनकी सिचुएशन इतनी पैनिक की रखेंगे तो फिर पब्लिक पे क्या इम्पैक्ट आएगा? आपने बिल्कुल बात सही की। देखिए जब भी कोई एहतजाज होता है या हुकूमत मुखालिफ कोई तहरीक चलती है तो ज्यादातर मीडिया का और पब्लिक का फोकस जो है वो शॉर्ट टर्म मेमोरी के ऊपर तो आ जाता है कि जी अगले 1 महीने में क्या होगा, अगले 2 महीने में क्या होगा। लेकिन अगर ब्रॉडर एस्पेक्ट में देखें कि आप ये सोचिए कि अगले 6 महीने में क्या होगा या 1 साल के बाद क्या होगा। मिसाल के तौर पे अगर इमरान खान साहब की हुकूमत चली भी जाती है, इमरान खान साहब से आप इस्तीफा लेने में कामयाब हो जाते हैं, इनके इत्तेहादी को छोड़ के चले जाते हैं, 1 मिनट के लिए सोचिए कि फिर उसके 6 महीने के बाद क्या होगा। आपके ख्याल में इमरान खान साहब चुप करके घर बैठ जाएंगे? ऐसा नहीं होगा। इमरान खान साहब भी रिस्पॉन्ड करेंगे। और ये ज़हन में रखिएगा कि इमरान खान साहब को ऑपोजिशन करने का जो है वो ज्यादा तजुर्बा है और बड़ी सख्त किस्म की ऑपोजिशन करने का तजुर्बा है। जलसे जुलूस, एहतजाज, धरना, लॉन्ग मार्च, ये इमरान खान साहब का फोटे रहा है। तो अगर ये पीडीएम समझ रही है कि बस इमरान खान को घर भेजने की जरूरत है और साथ ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ टूट जाएगी और उसके बाद इमरान खान साहब तारीख बन जाएंगे, तो इतना भी आसान काम नहीं होगा।
अनफॉर्चुनेटली 2020 के बाद 2021 की जानिब जो है वो हम यही सोच रहे थे कि अब हालात बेहतर होंगे, कोरोना के बाद इकॉनमी रिवाइव करना शुरू करेगी, लेकिन जो सियासी माहौल है उसे लग नहीं रहा कि शॉर्ट टर्म के अंदर की कोई सुकून आएगा यहाँ। सुकून आएगा। थैंक यू वेरी मच मंसूर अली खान कि आपने अर्ली इन द मॉर्निंग हमें ज्वाइन किया, अपना तज्जिया दिया, और वाकई अभी हमें नियर फ्यूचर में या शॉर्ट नजर नहीं आ रहा कि सियासी जो कह लें एक तनाव है वो कम होता नजर आ रहा है। जो है ना एक जुमले के अंदर वो लग नहीं रहा कि वो होगा, लग नहीं रहा इकोनॉमी बेहतरी की जानिब हो पाएगी, लग नहीं रहा पीडीएम कौमी बयानियों को सपोर्ट करेगी, लग नहीं रहा हुकूमत मुज़ाकरात करेगी, और लग नहीं रहा कि पाकिस्तान के अवाम के हालात रिसेंटली बेहतर होंगे। इस पॉलिटिकल सिचुएशन को देखते हुए पॉलिटिकल मैच्योरिटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो जरूरी है सबके लिए, चाहे हुकूमत हो या ऑपोजिशन। इस पे हम बात करते रहेंगे। हमने ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद आते हैं। एक्सप्रेसो में आपको एक बार फिर से खुशामदीद, और जरूरी है बात कर लेंगे एक बार फिर कोरोना वायरस के हवाले से। इस वक्त जो लेटेस्ट नंबर्स हैं सबसे पहले आपको बता देता हूं, फिर हम आगे बढ़ लेते हैं, इस पे बात भी कर लेते हैं। 4,75,085 केसेस अब तक कंफर्म्ड हैं, जिनमें से अभी तक एक्टिव केसेस 39,599 हैं। अब तक जो डेथ्स हैं वो 9,992 तक पहुंच चुकी हैं, जबकि 4,25,494 लोग अब तक इससे रिकवर कर चुके हैं। पिछले 24 घंटों के अंदर एक्टिव केसेस 1,602 हैं। सो कंपैरेटिवली मुझे लगता है कि अब बिट इसमें थोड़ी सी बेहतरी आई है, मतलब लेकिन स्टिल सिचुएशन लास्ट 24 आवर्स में अगर हम डेथ की बात करें तो 63 के करीब डेथ जो है वो रिपोर्ट हुई हैं, और इस हवाले से हम डिस्कशन करेंगे। जिस तरह इमरान ने भी कहा कि शायद हमें लग रहा है कंपैरेटिवली केसेस कम हो रहे हैं। सारी सिचुएशन पे डॉक्टर फैसल महमूद हमारे साथ में, माहिर भाई इमराज हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर फैसल। और हम कोविड के हवाले से आपसे ऑन एंड ऑफ डिस्कशन करते रहते हैं, और पिछले दिनों में देखा कि बहुत शदीद किस्म का हमें जो कह लें वेव का सामना रहा है, और अभी भी हम उस वेव का सामना कर रहे हैं। क्या लग रहा है कि कंपैरेटिवली केसेस कम रिपोर्ट हो रहे हैं, और अब जो सिचुएशन है, जिस तरह से हमने यूके में बात की थी कि एक नई जो स्ट्रेन आई है या नया एक किस्म है वो पाकिस्तान तक भी पहुंची है, इस हवाले से जो भी कयासर आई हैं उनको आप क्लियर कीजिएगा प्लीज। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। सो दो तीन चीजें, एक तो बिल्कुल ये कि हमारे केसेस जो हैं वो थोड़े से शायद अब कम होना शुरू हो रहे हैं, मगर इसके हरगिज मतलब नहीं कि हम लोग अब क्लियर हैं और ये मसला हल हो गया। केसेस की तादाद अभी भी बहुत ज्यादा है, और अगर एहतियात नहीं करेंगे तो फिर ये दोबारा से बढ़ने के बिल्कुल इसके इनके इम्कान है। और जहाँ तक कि जो नया वेरिएंट है जो यूके में पाया गया है, तो अभी तक इससे कोई तस्दीक नहीं है कि यहाँ पे ये वेरिएंट है। इस पे हम लोग अभी देख रहे हैं, बल्कि कुछ स्ट्रेन्स जो हैं वो दोनों इस्लामाबाद में हमारे पास भी, हम लोग अभी इसको चेक कर रहे हैं कि ये वाला वेरिएंट है कि नहीं है, मगर अभी तक हमको ये वेरिएंट यहाँ नहीं मिला है यूके वाला। ठीक है। अच्छा डॉक्टर फैसल, एक इंटरेस्टिंग इसमें एलिमेंट है जो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ। एक तो ये कि हम चूंकि वैक्सीन की बात कर रहे हैं, वैक्सीन का आना एक तो वैसे ही बड़ा चैलेंजिंग है पाकिस्तान के अंदर। आपको पता है लोग इतने एजुकेटेड नहीं है, वैक्सीन किसी भी चीज़ की हो बड़ा मुश्किल हो जाता है लोगों तक पहुँचना और इसका लगवाया जाना। फिर उसके ऊपर एक बड़ी कसीर रकम भी खर्च होती है। जिस तरीके से इस वक्त केसेस आपने जैसा कहा कि स्लाइड सा डिक्लाइन शुरू हुआ है, अगर इंशाल्लाह ये हो जाता है पहली वेव की तरह मजीद कम हो जाता है, तो वैक्सीन की जरूरत क्या उसके बावजूद रहेगी हमें और पूरे मुल्क को रहेगी, या आपको लगता है कि उसके बाद शायद उतनी जरूरत ना हो जितनी इस वक्त हमें महसूस हो रही है? नहीं जी, सो आई थिंक वैक्सीन की जरूरत पड़ेगी। ये वाला वायरस कहीं जा नहीं रहा है। ऐसा नहीं है कि जब डिक्लाइन होगा तो ये दोबारा से दुनिया से गायब हो जाएगा। ये प्रॉब्लली इसकी इस तरह से लहरें आती रहेंगी, और जब भी लहर आएगी तो एकदम से बहुत सारे अमात होंगे। सो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि वैक्सीन ये आए। एंड द अदर थिंग जो कि याद रखने की जरूरत है कि वैक्सीन अगर आ भी जाए तो इसका ये मतलब नहीं कि हमारे जो एहतियाती तदबीर है वो खत्म हो जाएंगी, बिकॉज हो सकता है वैक्सीन के बावजूद भी कुछ अरसे तक, कुछ सालों तक हमको ये मास्क और लोगों से थोड़ा दूर रहना, तो उसकी भी जरूरत पड़ेगी हमको। मतलब अकॉर्डिंग टू यू कि हमें दिस इज द न्यू नॉर्मल और हमें इसके साथ रहना है और एहतियात के साथ रहना है। मे बी केसेस ऑन एंड ऑफ ऊपर नीचे होते रहेंगे, बट एट द एंड हमें इसके साथ सर्वाइव करना है, राइट? Absolutely. और वैक्सीन जो है जस्ट वन मोर थिंग जो हम करेंगे इसके प्रिवेंशन के लिए। ठीक है। अच्छा ये भी बताइएगा, कुछ लोग ऐसे जो कोविड से रिकवर कर चुके हैं, इस वक्त जो रिकवरीज की तादाद है वो भी बहुत बड़ी है। 4,75,085 लोग अगर इस वक्त टोटल इफेक्ट हुए हैं तो 4,25,000 रिकवर भी हुए हैं। ये जो रिकवर्ड लोग हैं ना, ये बड़े इररिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाते नजर आते हैं। मैंने बहुत से लोगों को देखा है वो बिल्कुल अब बेफिक्र चल रहे हैं क्योंकि हमने कोरोना से रिकवर कर लिया है, तो अब तो जैसे हमारे अंदर वो ताकत आ गई है कि हम निमट लेके। हालांकि डॉक्टर्स ये कहते हैं, आप इसको काइंडली क्लियर कीजिएगा, कि शायद 90 दिन के बाद आप दोबारा मुतासिर हो सकते हैं इससे, कुछ ऐसा होता है? तो देखिए इसमें तो कोई शक नहीं कि एक दफा आपको इन्फेक्शन हो जाए तो ये दोबारा हो सकता है। हमने कई री इन्फेक्शन देखे, और जो लास्ट वेव में इन्फेक्ट थे और अब दोबारा उनमें इन्फेक्शन हो गया। ये जवाब बहुत मुश्किल है कि कितने दिनों बाद ये इन्फेक्शन हो सकता है।
क्या ये 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, अमूमन लोग कहते हैं 3 महीना, इसकी सिंपल रीजन ये है कि 3 महीने बाद अगर किसी को इन्फेक्शन हो तो हम 100% श्योर है कि ये नया इन्फेक्शन है। बट हमने ऐसे भी देखे हैं जो 2 महीने बाद भी आए दोबारा इन्फेक्शन लेके। सो रियली आई थिंक एक दफा आपको हो जाए तो आपकी इससे जान नहीं छूटती। बल्कि हमने ये भी देखा है कि कुछ शख्स ऐसे भी जिनको बहुत माइल्ड इन्फेक्शन था एंड सेकंड वेव में जब उनको इन्फेक्शन हुआ तो उनकी अनफॉर्चुनेटली बहुत क्रिटिकल कंडीशन थी, उनको वेंटिलेटर में जाने की जरूरत पड़ी। अच्छा डॉक्टर फैसल, ये भी एक मामला है कि जिन लोगों को जिस तरह से भी हम बात करें कि कोविड हो जाता है और वो रिकवर कर जाते हैं, उसके बाद वो कैरियर्स भी हो सकते हैं, मतलब अपने वजह से अगर वो रिकवर भी कर गए तो लोगों को वो कोविड उनसे इन्फेक्ट हो सकता है या उससे इफेक्ट आ सकता है। नहीं, ऐसा नहीं है। एक दफा आप रिकवर हो जाए तो एटलीस्ट उस वक्त के लिए तो आपका वायरस खत्म हो जाता है, तो आप ऐसा नहीं है कि आप कई महीनों तक स्प्रेड करेंगे। मगर ये जरूर है कि रिकवरी के बाद भी इसके बीमारी के असरात आपके अंदर बहुत देर तक रहते हैं। कुछ लोगों को चेस्ट टाइटनेस, हेवीनेस, थकावट, जोड़ों में दर्द, ब्रेन में फॉग, मतलब उनको कंसंट्रेशन में मसले, ये कुछ लोगों को हफ्ते महीने भी लगते हैं इसको इससे रिकवर होने। तो बीइंग अ डॉक्टर ऑब्वियसली हॉस्पिटल में आप केसेस देखते होंगे जो डेली बेसिस पे आ रहे हैं, जो लोग हमें देख रहे हैं इस वक्त, उनके हवाले से जरा आप को मशवरा आप यहाँ से देना चाहें, क्योंकि कोविड तो है, हम समझा तो रहे हैं, बात तो कर रहे हैं, लेकिन एक डॉक्टर की बात की अपनी अहमियत होती है और उससे लोग ज्यादा कॉन्शियस भी होते हैं। हमारे दोस्त ना भी हमारे जो दोस्त ही कह लेंगे या जो लोग हैं ये सुनते नहीं है, बिल्कुल नहीं मानते, जितना मर्जी इनको समझा। सो प्लीज डॉक्टर साहब, से समथिंग टू द पीपल हु वाचिंग यू राइट नाउ। So बस I think वही चीजें we're going to repeat over and over again. I think एक चीज which I've realized इस वे में खास तौर पे, इसके हम लोग बहुत बात करते हैं कितने लोग दाखिल हुए, कितने लोग मरे हैं, एंड लोगों को ये एक sort of फीलिंग होती है कि भाई अगर मेरी उम्र ज्यादा नहीं है, अगर मुझे और कोई मसले नहीं है तो ठीक है, हल्का सा नजला खांसी होगा, मैं ठीक हो जाऊंगा। मगर रियली ऐसा नहीं है। जिन लोगों को बीमारी होती है, बहुत शदीद बीमारी होती है, इवन अगर आप अस्पताल ना जाए, ऑक्सीजन की जरूरत ना पड़े, तो कुछ लोग कहते हैं कि उनको इतना शदीद सर में दर्द हुआ, इतना शदीद जिस्म में दर्द हुआ कि इतना सफर उन्होंने कभी भी नहीं किया। और जैसे मैंने बताया कि ठीक होने के बाद भी इसके असरात ऐसे नहीं कि आप बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। कुछ लोगों को कई महीनों तक तबीयत खराब रहती है, तो रियली ये बहुत बुरी बीमारी है। You have to take care. You have to wear your mask. True, for sure. डॉक्टर साहब, thank you very much for joining us early in the morning. I hope a very good day. आप एक अच्छा सा दिन गुजारिएगा और दोबारा भी इंशाल्लाह आपसे बात होती रहेगी। डॉक्टर फैसल was joining us. ये जितने भी केसेस कंफर्म्ड है, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि इसमें से 2,12,000 खाली सिंध के अंदर हैं। सिंध इज ऑन टॉप इन सारे केसेस के अंदर। सो प्लीज, वैसे तो सब जगहों पे, लेकिन सबको एहतियात करनी चाहिए। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद कुछ और है आपके लिए। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे और अब आपको बताएंगे आपके घर के हवाले से। घर जितना मर्जी खूबसूरत हो ना, अगर खूबसूरती की बात करें तो रंग या पेंट उसका अगर खूबसूरत ना हो तो यकीनी तौर पे उसकी खूबसूरती मान पड़ जाती है। पाकिस्तान में इस वक्त वैसे तो मुख्तलिफ जो पेंट्स कंपनियां हैं वो पेंट्स का काम कर रही हैं, लेकिन इन्हीं में से आपको पता है एक डायमंड पेंट्स भी है जो कि इस वक्त पाकिस्तान का नंबर 1 पेंट्स होने का दावा भी कर रही है। और डायमंड पेंट्स के हवाले से हम अगर बात करें तो यकीनी तौर पर एक बहुत मौसर ब्रांड है जिसको लोग बहुत पसंद भी करते हैं। बिल्कुल, और इसी के CEO मीर शोएब अहमद हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हीं से हम बात करेंगे और उनकी कंपनी के हवाले से बात करेंगे। थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग इन एक्सप्रेसो। सबसे पहले तो अगर हम बात करें मुख्तलिफ पेंट कंपनीज की, लोकल कंपनीज काम करी है पाकिस्तान में, अगर स्पेसिफिकली हम डायमंड पेंट्स की बात करें, आपकी कंपनी की बात करें, किस तरह से ये डिफरेंट है, इसका आइडिया किस तरह से डिफरेंट है? देखिए, थैंक यू फॉर हैविंग मी इन द शो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, अभी आपने एक बात की कि दावा करने की, कि जी आपने दावा किया। बात यह है कि ज़ाहिर है कि जो सेल्स के रिकॉर्ड्स हैं वो ऑब्वियसली SCCP के शेयर्ड हैं, सबको पता है। उसकी बेसिस पे हम ये यकीन से कहते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त हम पाकिस्तान की सबसे बड़ी कंपनी है, और इंक्लूडिंग द नेशनल एंड द मल्टीनेशनल्स। पहली बात। दूसरी बात जो आपने बात की कि हाउ डू वी डिफरेंशिएट फ्रॉम अदर पेंट कंपनीज। देखिए, कोई भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होगी जो कुछ ना कुछ बना के बेच रही होगी, तो उसके पूरी दुनिया के अंदर एक सेट पैटर्न होता है। देयर आर 4 जो है ना, आपके जो प्रोडक्शन के हवाले से 4 चीज़ें होती हैं। 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, दैट इज़ लैंड, लेबर, एंटरप्रेन्योर एंड मैन पावर, मशीन्स। और इसी तरह जो एम्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग है उसमें भी होता है कि यू गॉट टू हैव द बेस्ट ऑफ मैन, यू गॉट टू हैव द बेस्ट ऑफ मटीरियल्स, यू गॉट टू हैव द बेस्ट ऑफ मेथड, एंड यू गॉट टू हैव द बेस्ट ऑफ मशीनरी। सो ये चीज़ें तकरीबन तमाम कंपनीज ही कर रही होती हैं। हाउ डू वी डिफरेंशिएट? इस पहली बात ये कि एज अ CEO व्हाट आई ट्राई टू डू इज़ कि मैं हर इस जो M है मैन्युफैक्चरिंग का, और उसके अंदर आई ट्राई टू गेट द बेस्ट पीपल अवेलेबल। एंड आई थिंक अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त इंडस्ट्री के अंदर
हमारे जैसे जो हमारे को वर्कर्स हैं, कोलीग्स हैं, वैसे शायद किसी कंपनी के पास नहीं है ऐसी मशीन, ऐसा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, ऐसी जो भी हमने सुंदर में हमने अभी 8 एकड़ में जो भी 4 साल हुए हम शिफ्ट हुए, हमने जो फैक्ट्री लगाई है और उसमें जो हम मटेरियल्स यूज़ करते हैं, आई थिंक ये जो मिक्स है दैट मेक्स डिफरेंशिएट्स अस फ्रॉम द अदर्स। एंड ऑल्सो हमारे जो हमारे साथ जो मिलके चल रहे हैं, हमारा डीलर्स हैं, हमारा जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, कंज्यूमर सपोर्ट है जो आपकी सलाह। हाँ, हमारे कस्टमर्स ऑब्वियसली वहाँ तक पहुँचने के लिए जो हमको चाहिए, हमारी मार्केटिंग टीम है, सो इट्स अ मिक्स ऑफ अ लॉट ऑफ स्टफ। मगर आई थिंक व्हाट एक्चुअली डिफरेंशिएट्स अस एंड जिसने हमको नंबर 1 बनाया, वो ये वजूहात तो हैं, ये दुनियावी वजूहात हैं, वो चाहिए ही आपको, मगर मेरा ख्याल है कि वो जो हमारा एक विजन है और जो मकसद है ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ डायमंड पेंट्स, वो पैसा बनाना नहीं है। ठीक, वी आर नॉट हेयर टू somehow you keep the service first on priority। नहीं कि बेहतर प्रोडक्ट वी आर नॉट हेयर टू मेक मनी। अच्छा। हमारा जो विजन है वो ये है कि हम वी बेसिकली फॉलो उबूदिया बिजनेस मॉडल। ओके। बिकॉज अगर आप मुझसे पूछे मैं क्यों फ़र्क हूँ, तो सबसे पहले ये सवाल आता है कि मैं क्यों हूँ, ठीक। डायमंड पेंट्स क्यों एग्जिस्ट करती True, है, true। और उससे पहले ये सवाल आएगा कि मीर शोएब क्यों एग्जिस्ट करता है। ठीक। तो इस सवाल के जवाब में अगर मैं आपको एक बड़ा मशहूर प्रोवर्ब है विच सेज के द 2 मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेज ऑफ अ पर्सन's लाइफ, द डे ही इज बोर्न एंड द डे ही नोज व्हाई। वाओ, ये तो रोमी भी यही कहते हैं। जी। अच्छा, इस वक्त जो इट्स ग्रेट टू नो एक्चुअली, जो प्राइम मिनिस्टर ने एक पैकेज दिया कोविड के बाद कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को लेकर, इसके बाद अभी आपसे ऑफियर भी हम डिस्कस कर रहे थे कि बूम हमने देखा और काफ़ी बेहतरी आ रही है। और अभी आज की अखबार में ये भी छपा है एक स्टोरी हमारे एक्सप्रेस में कि इसको इंडस्ट्री को में तोसी दी जा रही है जो कंस्ट्रक्शन के शोबे के लिए है। इसका कितना इम्पैक्ट देखते हैं खासतौर पर फॉर द कंपनीज लाइक योर्स? देखिए, एक तो दिस इज़ वेरी रिसेंट बिकॉज ये पैकेज अभी आया है कोविड के फौरी बाद, मगर उसके बाद से येस वी हैव सीन a tremendous amount of demand in the market because जो कंस्ट्रक्शन सेक्टर है उसको जो भी मराहत दी गई हैं उसकी वजह से बहुत ज़्यादा उसमें इन्वेस्टमेंट हो रही है और उसका हमारी इंडस्ट्री पे बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट आया है। एंड वी डू सी a lot of surge in sales because last 3 months हमारी अपनी sales जो थी exclusive sales tax were over $1 billion rupees। This is something we have never witnessed before। ओके, कभी भी नहीं आपने किया। ठीक हो गया। इस कैंपेन के आपकी कंपनी के हवाले से कैंपेन भी शुक्रिया पाकिस्तान की कैंपेन थी, बेसिकली कैंपेन थी क्या, इस पे किस तरह से काम हुआ, उस हवाले से भी बताइएगा। जी, एक्चुअली हमने यही डिसाइड किया कि बिकॉज ज़ाहिर है कि ये 40 साल का एक सफ़र है विच वॉज स्टार्टेड बाय माई लेट फादर मीर अलाउद्दीन, और वो जहाँ हम पहुँचे अल्हम्दुलिल्लाह आहिस्ता आहिस्ता। तो इसके अंदर ज़ाहिर है कि इसमें ये डायमंड पेंट्स को जो ख़रीदा गया, जो सराहा गया, वो हमारे कंज्यूमर थे, हमारी पब्लिक थी जो कि पाकिस्तानी हैं। सो वी डिसाइडेड के हम तमाम पाकिस्तानियों का शुक्रिया अदा करें हमको इस मुकाम पे पहचाने पे। एंड फ्रॉम द कोर ऑफ माई हार्ट, शुक्रिया पाकिस्तान। That's really great। ये एक जिम्मेदारी भी हो जाती है सोशल, और बड़ी ज़बरदस्त बात है। हालिया जो कोविड सिचुएशन थी, बहुत सारे बिजनेसेस, खासतौर पे छोटे बिजनेसेस तो सर्वाइव नहीं भी कर सके, और आप जैसे बिजनेसेस थे वो इनको चैलेंजेस का सामना रहा आपने फाइनेंस कर। कैसे आपने एक तो इस टाइम को गुजारा, नंबर 1, नंबर 2 अपने मुलाजमीन के लिए या अपने कंज्यूमर के लिए, या जो कंज्यूमर बेस का आपने जिक्र किया, रिटेलर्स, सेलर्स, होल सेलर्स, उनके लिए किस तरह की पॉलिसी आपने रखी? हाउ डिड यू मैनेज दिस कोविड सिचुएशन? देखिए, एज अ बिजनेसमैन आपको लॉन्ग टर्म देखना होता है चीज़ों को। इफ़ यू वांट टू स्टे अहेड ऑफ कंपटीशन एंड यू वांट टू, बेसिकली आपका लॉन्ग टर्म विजन होना चाहिए। अगर 3 महीने सेल्स नहीं हुई, 3 महीने हमने लेट्स से काम नहीं किया, इसका मगर ये मतलब तो नहीं कि इससे पहले के 40 साल हमने काम नहीं किया। सो आई थिंक ये बहुत शॉर्ट साइटेडनेस होती अगर हम इसमें कुछ करते। फ्रेंकली हमने सबको इनकरेज किया, अपने तमाम स्टेक होल्डर्स को, अपने तमाम एम्प्लॉयज़ को, वी डिडंट लेट एनीबडी गो। हमने किसी की सैलरी पैकेज कम नहीं किया। रमज़ान में हमारा है कि हम बोनस देते हैं तमाम एम्प्लॉयज़ को बिफोर ईद। उस वक्त मुकम्मल लॉकडाउन था, बट वी वेंट अहेड विद इट। इसके अलावा हमारे जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके थ्रू हमने पूरे पाकिस्तान में एक कैंपेन चलाई कि ये जो राशन पैकेज का हमने अपने डीलर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स के थ्रू और अपनी टीम के थ्रू हमने पूरे पाकिस्तान में काफ़ी बड़ा बजट दिया कि यार वी शुड स्पेंड दिस मनी टू दोज पीपल जिनको इस वक्त एक्चुअली ज़रूरत है, जो कि इस वक्त अनएम्प्लॉयड है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आई थिंक ऑल दिस
काइंड ऑफ जेल टुगेदर, जिसके बाद ये सक्सेस स्टोरी सामने आई। सर अपने फ्यूचर जो कुछ मंसूबे के लिए प्रोजेक्ट्स हैं या आपके जो भी प्लान है, इस हवाले से भी कुछ शेयर कीजिए। और सोशल रिस्पांसिबिलिटी वाला एलिमेंट आपकी गुफ्तगू में बहुत नजर आ रहा है। यू केयर फॉर द सोसाइटी एज वेल बीइंग अ बिग कंपनी। इस हवाले से भी कोई पाइपलाइन में चीजें हैं जो आप करना चाहते हैं अपनी? जी देखिए, सबसे पहले तो मैं वो जिक्र कर रहा था कि हम उबूदिया बिजनेस मॉडल को फॉलो करते हैं। सही। मैं इस पर थोड़ी सी बात करना चाहूँगा कि उसकी जो बेस है वो ये है कि एक तो अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमा दिया कि वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि मैंने जिन और इंसानों को अपनी इबादत के लिए पैदा किया। सो दैट इज़ द रीजंस ऑफ आवर एग्जिस्टेंस। वी हैव टू कीप दिस इन माइंड। और दूसरा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हदीस है, खैरुन नासा मन यनफ़उन नासी, कि तुम में से बेहतर वो है जो दूसरे इंसान के लिए बेहतर है। तो ये बेस है हमारे इस मॉडल की कि पहली बात तो ये है कि हमने एक ऐसा कंड्यूसिव इन्वायरमेंट देना है कि हर बंदा जिस तरह से चाहे अपने अपने अल्लाह को राजी कर सके। और दूसरी बात यह है कि आपने किसी भी बिजनेस इन्वायरमेंट में सबसे पहले अपने एम्प्लॉइज़ का ख्याल रखना है कि खैरुन नासा में आप किस तरह भलाई करेंगे किसी और के लिए जब अपने लोगों की नहीं कर रहे। तो यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर पीपल फर्स्टली, देन यू हैव टू टेक केयर ऑफ द कंज्यूमर्स, कि आपकी प्रोडक्ट्स ऐसी हों जो कि उसको किसी किस्म का नुकसान ना पहुंचा रही हो। और प्लस आपने अपने एनवायरनमेंट का, अपने वर्कर्स की सेफ्टी का, फॉर दैट वी हैव ISO 14001 एंड 18001, व्हिच इज वर्कर हेल्थ एंड सेफ्टी से भी हम सर्टिफाइड हैं और एनवायरनमेंट से भी हम सर्टिफाइड हैं। फ्यूचर प्रोडक्ट्स के हवाले से इस वक्त हम हमारी जो बिजनेस लाइंस हैं, आवर मेन बिजनेस इज डेकोरेटिव पेंट्स, जो घरों का रंग होता है। वी ऑल्सो मेक B2B पेंट्स जो बिजनेस के लिए होते हैं, जिसमें मुख्तलिफ, एंड वी आर द बिगेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ पाउडर कोटिंग्स which is also a B2B मॉडल। हम व्हीकल रीफिनिश पेंट्स बनाते हैं, हम रोड मार्किंग्स जो सड़क पे मार्क्स भी हम वो बनाते हैं, हम हैवी ड्यूटी कोटिंग्स बनाते हैं। अब हमारा जो फोकस है वो है कि इलेक्ट्रो डिपोजिशन विच इज़ ED कोटिंग एंड द पॉलीयूरेथेन फॉर द OEMs 4 व्हील्स, यानी कि जो गाड़ियों के पेंट्स हैं, उसके लिए हमारी 2-3 जगह पे कोलैबोरेशन की बात चल रही है। आर वी सेल्फ सफिशिएंट इफ वी टॉक अबाउट द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी? यू नो, आपकी फील्ड के अंदर हमें बाहर की असिस्टेंस की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे हम डेनिम बनाते हैं या कॉटन की मुख्तलिफ चीज़ें बनाते हैं। पाकिस्तान बहुत सारी चीज़ों में बहुत ज़बरदस्त है, इवन सर्जिकल गुड्स के अंदर। पेंट इंडस्ट्री में भी डू यू थिंक कि हम बहुत ज़्यादा सफिशिएंट हैं? हमारे यहाँ प्रॉब्लम यह है कि जो रॉ मटेरियल्स हैं वो बहुत ज़्यादा यहाँ प्रोड्यूस नहीं होते। ओके, वी स्टिल लैक अ हाइड्रो क्रैकिंग यूनिट, जो पाकिस्तान में एक भी नहीं है। डिपेंडेंट हैं somehow। बहुत ज़्यादा मटेरियल्स चूँकि बाहर से आते हैं, तो R&D भी हमें बहुत हेल्प की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है। मिस्टर मीर मोहम्मद शुएब अहमद साहब, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ तशरीफ लाए और इतनी इंपॉर्टेंट बातें हम तक अपनी कंपनी के हवाले से, अपने विजन के हवाले से पहुंचाई। आई रियली अप्रिशिएट, खास तौर पे जो मुलाजमीन के हवाले से और दीगर लोगों के हवाले से आपने बात की। आपने सुना, हमारे साथ CEO डायमंड पेंट्स मीर शुएब अहमद साहब मौजूद थे, जो कि अपनी कंपनी के हवाले से, अपने विजन के हवाले से और ख़ास तौर पे जो सोशल रिस्पांसिबिलिटी लाइक करती है एक बड़ी कंपनी या बड़े ब्रांड के ऊपर, उसके बारे में भी बता रहे थे। इस बारे में आपने जाना। इसी मौके पे हमने ब्रेक लेनी है, ब्रेक से वापस आते हैं कुछ और आपके लिए एक्सप्रेसो में। वेलकम बैक। प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे और अब बताएंगे, कल एक बड़ी दिलचस्प खबर भी थी, अच्छा भी लगा हमें देख के। चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ एडमिरल मोहम्मद अमजद खान नियाजी ने कौमी क्रिकेटर फखर जमान को पाक बहरिया के एजाजी लेफ्टिनेंट का रैंक तफवीज़ कर दिया। फखर जमान को अगर इस रैंक की बात करें तो क्रिकेट के मैदान में शानदार कारकर्दगी और पाक बहरिया से वाबस्तगी की बुनियाद पर यह रैंक उनको तफवीज़ किया गया। फखर जमान ने पाक बहरिया की ऑपरेशंस ब्रांच में 2007 में बतौर सेलर शमूलियत इख्तियार की। और बात की जाए तो सर्विस के आगाज में ही उन्हें क्रिकेट से लगन और पेश पार टैलेंट को सराहा गया। फखर जमान ने कई मुकाबलों में पाक बहरिया की बेहतरीन नुमाइंदगी की और पाक बहरिया के लिए कई एजाज़ात भी हासिल किए। अगर बात की जाए फखर जमान की, तो उन्होंने अपना पहला बैनुल-अक़वामी मैच भी 2012 में पाकिस्तान नेवी के प्लेटफॉर्म से खेला और ऑस्ट्रेलिया में होने वाली जो बैनुल-अक़वामी डिफेंस क्रिकेट चैलेंज कप था 2012 में, उसके बेहतरीन खिलाड़ी का भी एजाज़ उन्होंने हासिल किया। फखर जमान को आला कारकर्दगी की बिना पर उन्हें चेयरमैन जॉइंट ऑफ स्टाफ कमेटी की जानिब से सनद तहसीन भी दी गई। और क्रिकेट की कड़ी में अगर फखर जमान की बात की जाए तो उनको बड़ी कामयाबी में 2017 में ICC में जो ICC चैंपियंस ट्रॉफी हुई थी, उसमें भारत के खिलाफ मैच जितवाने में, और सबसे बड़े उनकी सेंचुरी को कौन भूल सकता है। और इसके बाद उन्हें मैन ऑफ द मैच का अवार्ड भी मिला था। इसके साथ साथ अगर 2018 में बात की जाए तो उन्होंने सिर्फ 18 मैचेस में
23,000 रन भी बनाए। और 2018 में बात कीजिए तो वनडे इंटरनेशनल मैच में डबल सेंचुरी स्कोर करने वाले पहले पाकिस्तानी बने और उन्होंने 304 रन की 4 रन की जो ओपनिंग पार्टनरशिप है उसको स्कोर करने का भी रिकॉर्ड बड़ा ही बूम इन्होंने देखा जो ही स्टार्ट में आए थे। सो कांग्रेट्स फखर जमान, बहुत बड़े एजाज की बात होती है जब उसी फोर्स जिसमें आप सर्व करें उनके चीफ आपको एक एजाजी रैंक लगाएं। दिस इज समथिंग ग्रेट। बात कर लेते हैं हम क्लासिकी मौसीकार और गुलकार, बहुत बड़ा नाम क्लासिकी मौसीकी का उस्ताद छोटे गुलाम अली साहब की आज उनकी 34वीं बरसी मनाई जा रही है और उनकी उम्र के हवाले से, हालात ज़िंदगी के हवाले से एक रिपोर्ट है हमारे पास। छोटे गुलाम अली खान साहब को हमने याद किया, बहुत बड़ा नाम क्लासिकी मौसीकी का। क्लासिकी मौसीकी हमारा असासा है बरे सग़ीर पाक व हिंद का, इसको ज़िंदा रहना चाहिए। अब महदूम होती जा रही है लेकिन ऐसे जो गुलकार, ऐसे जो मौसीकार, ऐसे जो बड़े खान साहिबान थे वो हमारा बहुत बड़ा एसेट है। तो आज हमने इसी हवाले से उनको खिराज तहसीन भी पेश किया। पर हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। एक्सप्रेसो में बहुत कुछ है, भी 10 बजे के बाद भी बहुत वैरायटी होती है। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद, आप देखते रहिए एक्सप्रेसो। वेलकम बैक टू एक्सप्रेस। और अब बारी हमारे सेगमेंट मेरा घर की, लेकिन मेरा घर आज कुछ डिफरेंट और इंटरेस्टिंग इस तरह से होने वाला है क्योंकि हम सबका घर है जहां पर आज वसी शाह साहब हमारी इंफॉर्मेशन में भी इजाफा करने वाले हैं, कुछ बताने भी वाले हैं। तो देखते हैं हमारे मेरा घर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान वसी शाह और आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम मेरा घर। और नाज़रीन, आप जानते हैं कि पाकिस्तान हमारा घर है। इसी निस्बत से आज हम एक ऐसे इदारे की आपको सैर कराएंगे, एक ऐसे घर की सैर कराएंगे जो पूरे पंजाब की हिफाजत का ज़िम्मा जिसके सर है। सेफ सिटी के दाखिली दरवाजे से दाखिल होते हैं तो सबसे पहली जिस चीज़ पर नज़र पड़ती है वो ये दीवार है जो इस वक्त मेरे अक़ब में है। आइए आपको सेफ सिटीज़ के अंदर ले चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम आसिफ साहब, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? शुक्रिया, थैंक यू सो मच। DIG साहब हैं, DIG कामरान खान साहब, आप CO हैं यानी कि चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हैं पंजाब सेफ सिटीज़ अथॉरिटी के। सर, अब आपके घर आ गए। आइए बहुत सर। वाह, ये तो आप हमें किसी यूरोपियन कंट्री में ले आए हैं। ऐसी चीज़ इंशाल्लाह आपको यूरोप में भी नहीं मिलेगी। तो ये तो बड़ी कमाल की स्क्रीन्स हैं जी। ये मेन कुछ कैमराज हमने इस पर शो किए हैं जो इस वक्त इवेंट चल रहे हैं, कोई लाहौर में या कुछ जगहों को हमने मॉनिटर करना है या कुछ एस्थेटिकली साथ दिखाने के लिए कुछ है। लेकिन मेनली जो सारे कैमराज हैं वो ये मॉनिटर हो रहे हैं। नीचे हमारे ऑफिसर्स हैं, ठीक है, ये डिवीजन वाइज लाहौर के बैठे हुए हैं, ठीक है, और यहाँ पे इनको कैमरे तकसीम है पुलिस स्टेशन वाइज, डिवीजन वाइज, और ये वो मॉनिटर कर रहे हैं। तो कितने कैमराज जो हैं उनका रिजल्ट जो है इस पे आ रहा है? इस पर मुख्तलिफ टाइम में मुख्तलिफ होता है जी। मेनली हम ऊपर जो है ये 6-7 जो हैं इंपॉर्टेंट, जो बड़े जिनको देखना चाहते हैं, कुछ चौराहे हैं या जहाँ पे जैसे दाता साहब है, जहाँ इस वक्त एक्टिविटी हो रही है, कमर्शियल एरिया है, ठीक है, वो मेन बड़े उस पर पिक्चर में ले आते हैं। बाकी ग्रुप्स में बना के छोटे छोटे इनके, और लाहौर के मुख्तलिफ एरियाज़ को हम इसमें से एंट्री एग्जिट पॉइंट्स हैं, बाकी जगह वो सारी मॉनिटर करते हैं। अच्छा, मैं देख रहा हूँ कुछ कैमराज जो हैं ये मतलब 180 डिग्री पे घूम रहे हैं। जी, ये हमारे डोम कैमराज हैं, ये घूमते रहते हैं। इन पे फ्रेम सेट है, साइमल्टेनियसली सारे कैमरों को बचा नहीं देख सकता, तो कैमरा ऑटोमेटिक मूव करता रहता है, वो रिकॉर्डिंग उसकी होती रहती है। जिस वक्त किसी कैमरे को उसने देखना होता है उसको मैनुअल कर लेता है और फिर वहाँ किसी पे जूम करना है, जूम कर सकते हैं, जूम कर सकते हैं, फोकस कर सकते हैं। जूम आप कर सकते हैं। नॉर्मली डेली बेसिस पे ट्रैफिक वार्डन्स की अटेंडेंस भी लेते हैं, तो हम उनकी यहाँ की नेम प्लेट तक पढ़ लेते हैं उसको। जी, वाह जी। किसी भी बिल्डिंग की, जैसे वाबडा हाउस के टॉप पे है या और स्टेट लाइफ बिल्डिंग के टॉप पे है, अरफा क्रीम टावर, तो वहां से नीचे जूम करके सड़क पे गाड़ी का नंबर हम पढ़ सकते हैं। वेरी गुड जी। कितने कैमराज जो हैं वो नस्ब में? हमारे पास लाहौर में जी तकरीबन 8000 कैमरे हैं 8,000 लाहौर के कवरेज और के लिए। दुनिया अपने जो मुख्तलिफ जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वहाँ पे अमूमन क्या रेशो है? चाइना की मिसाल दूं या लंदन की मिसाल दूं, वहाँ पे एक लाहौर के साइज के शहर में लाखों की तादाद में कैमरे, लाखों की तादाद, और वही काम आप 7000 से हम तकरीबन 8000 से कर। वहाँ पे अगर कोई प्राइवेट रेजिडेंस में लगाता है, काउंटीज में लग रहे हैं, उनके ट्रेड सेंटर्स में लग रहे हैं, टाउन सेंटर्स में लग रहे हैं, वो इंटीग्रेट करवाते हैं, वो उनकी लाजमी है कि वो इंटीग्रेट हो जाते हैं। हम भी यही मॉडल अपना रहे हैं जी, कोशिश यही कर रहे हैं कि जो हमारे यहाँ पब्लिक सेक्टर में
या प्राइवेट सेक्टर में भी और लोग कैमरे लगा रहे हैं, हाउसिंग कॉलोनीज लगा रही हैं, कमर्शियल एरियाज में लग रहे हैं, वो इन फ्यूचर हमारे साथ इंटीग्रेट हों। हमने स्पेक्स स्टैंडर्डाइज कर दी हैं। लाहौर की 6 पुलिस डिवीजन, ठीक है, तो डिवीजन वाइज ये लोग बच्चे बैठे हुए हैं और उसमें कैमरे पर पुलिस स्टेशन वाइज इनको तकसीम है। ठीक है, तो ये सिर्फ लाहौर को कवर कर रहे हैं? ये सिर्फ लाहौर के लिए सेंटर। ठीक है, तो जब आप कहते हैं पंजाब सेफ सिटीज अथॉरिटी, तो अभी पंजाब के दीगर शहरों तक ये मामला नहीं फैला? नहीं है, कसूर में चला गया जी। कसूर में हमारा सेंटर है जो वहाँ कसूर में ही ऑपरेट करता है, हमारे साथ कनेक्टेड है, टेक्निकल सपोर्ट हम देते हैं, बट ऑपरेशनली कसूर पुलिस उससे काम लेकिन कर जो रही बाकी है। हमारे 35 अजला हैं उसमें भी 5-6 शहरों में और बिल्डिंग्स तकरीबन हमारी इसी किस्म की बिल्डिंग्स तैयार खड़ी हैं, जिसमें रावलपिंडी है, गुजरांवाला है, सरगोदा, फैसलाबाद, मुल्तान, भावलपुर। इन शहरों में बिल्डिंग्स बिल्कुल ये ग्रे स्ट्रक्चर तैयार खड़ा हुआ है, सिर्फ फंडिंग अवेटेड है। जैसी फंडिंग गवर्नमेंट की तरफ से मिलती है तो ये टेक्निकल पार्ट कैमरों की इंस्टॉलेशन होगी और उन शहरों में भी ये सर्विसेज अवेलेबल होंगी। अच्छा, बुनियादी तौर पे जो है ये पंजाब पुलिस इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सेंटर है और ये सेफ सिटी अथॉरिटी का मैंडेट ये है कि इस किस्म के सेंटर्स को प्लान करेगी, डेवलप करेगी और मेंटेन करेगी। लेकिन जो इनके ऑपरेशनल मैटर्स हैं वो उस जिले की पुलिस के साथ मिलकर इन कोऑर्डिनेशन विद देम कि इसकी जो टेक्निकल सपोर्ट है वो सारी हम यहाँ हेडक्वार्टर से देंगे। हमारे यहाँ जैसे मैंने आपको बताया डिवीजन्स के अलावा हमारी ये ट्रैफिक का कंसोल है। यहाँ से लाहौर की ट्रैफिक सिग्नल जो है वो सारे यहाँ से मॉनिटर हो रहे हैं, कंट्रोल हो रहे हैं। अच्छा। और यहीं से ट्रैफिक सिचुएशन भी आगाह हो रही है और ये हमारा साथ FM रेडियो है। यहाँ से हम एंटरटेनमेंट के अलावा ट्रैफिक की सिचुएशन हो रही है, तो जो भी कोऑर्डिनेशन होता है ट्रैफिक के साथ साथ है, हमारे अपने वार्डन्स हैं। जी हमारे स्टूडियो में मशहूर शायर वसी शाह साहब, जो मैंने पहले भी आपको बताया था कि अभी हमारे स्टूडियो में तशरीफ लाएंगे और हमारे ऑनरेबल CEO चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर भी हमारे साथ हैं। जो जितने भी लोग गाड़ियों में ट्यून किए हुए हैं सुन रहे हैं, तो ट्रैफिक की एक मसला चल रहा था, पीको रोड बंद था प्रोटेस्ट की वजह से, तो वो वहाँ पे जो है हमारा फील्ड स्टाफ मौजूद है, ट्रैफिक बिल्कुल क्लियर है। इसके अलावा पूरे लाहौर में नॉर्मल रूटीन में स्मूथली ट्रैफिक चल रही है, कहीं भी किसी जगह कोई मसला नहीं है। वाह, तो अगर फर्ज कर लीजिए कोई शख्स ट्रैफिक में फंस गया और वो जानना चाह रहा है कि ट्रैफिक को मुतबादिल रास्ता 15 अच्छा, हमने यूनिवर्सल एक नंबर दे दिया है कि जो भी कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है इसमें इंटीग्रेट भी कर दिए। मैं आपको लेके चलूंगा, दिखाऊंगा कि कौन कौन से नंबर इंटीग्रेट करके और कौन कौन सी एक ही छत के नीचे हम सर्विसेज यहाँ से दे रहे हैं। 15 पे कॉल करें, वो आपको कनेक्ट कर देंगे, इनसे इन्फॉर्मेशन ले लेंगे, ट्रैफिक से कनेक्ट कर देंगे और आपको गाइड भी कर देंगे। कोई क्राइम भी हो रहा है तो भी 15 जी, तभी 15। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है जो मैंने देखा हमारे पढ़े लिखे लोगों को में है, सेल फोन से जब आप कॉल करेंगे तो 15 मिलाएंगे या लाहौर का कोई कोड मिलाएंगे? 15 पूरे पंजाब में पूरे सारा हमारे पास है ना। ठीक है, आप कहीं से भी मिलाएंगे, आपने सिर्फ 15 डायल कर बस जी, और पूरे सेंटर लाहौर के सेंटर में पूरे पंजाब की कॉल्स चूंकि यहाँ पे आ रही है, यहाँ पे आप कनेक्ट हो जाए और वो रिकॉर्ड भी हो रही होती है। जी, रिकॉर्ड भी होती है। मैं आपको बताता चलूँ जी, 15 का नंबर जो है ये अगर आपके पास बैलेंस नहीं भी है तो भी आप कॉल इमरजेंसी नंबर के तौर पर कॉल कर सकते हैं, टोल फ्री। अच्छा, ग्रेट। जी चलिए, मैं आपको ये 15 की जो बात हो रही है एक्चुअली दिखाता हूँ 15 में क्या हो रहा है जी। और पूरे पंजाब की कॉल्स जो है वो यहीं आ रही है। अब ये है कि पूरे पंजाब से जो कॉल्स आ रही हैं 15 को यहाँ लैंड कर रही हैं, ठीक है, और रिकॉर्ड हो रही हैं। और अगर किसी इन्वेस्टिगेशन में इंक्वायरी की सूरत में वो चाहिए तो वो आपको राजनपुर बैठे हुए, मियांवाली बैठे हुए आने की जरूरत नहीं है। यहीं से एक सिस्टम हमने IT बेस्ड सिस्टम बना दिया है जिसमें वहीं से वो उसको अप्लाई कर सकते हैं और उनको हम वहाँ से वो उसको डाउनलोड करके। जो लोकल थाना है उसकी कारकर्दगी भी बेहतर हुई कि नहीं हुई? फर्क पड़ा? देखिए, फर्क पड़ेगा, ऐसा ऐसा ग्रेजुअली पड़ेगा। लाहौर में इसकी चीज़ों का इम्पैक्ट, डायरेक्ट इम्पैक्ट आया है क्योंकि कैमरे भी हैं और ये सिस्टम भी है। पहले ये लाहौर वाले जो हैं ये उस कमरे में बैठते थे, यहाँ हमारा डिस्पैच सेंटर बैठता था। जब रेप्लिकेट किया तो फिर ये लाहौर को हम इधर ले आए, डिस्पैच को अंदर OMC में ले गए। 15 की मैंने आपको कुछ चीज़ें बताई हैं, कुछ नई चीज़ मैं आपको दिखाना चाहूँगा। यहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं ये चीज़ जी, ये पैनिक बटन्स हैं। अच्छा, हमारे जहाँ कैमरे लगे हुए हैं पोल्स के ऊपर, जी जी जी, वहाँ पे आप बटन दबाएं, रेड रंग का बॉक्स है उस पर बटन दबाएं। अच्छा, हमारी हाइट के ऊपर है तकरीबन। हाँ। और वहाँ से आप डायरेक्ट कनेक्ट हो जाएंगे। हाँ। दूसरा जो यहाँ पे एक अहम चीज़ इसमें लाहौर वाले में हमने की है कि लॉस्ट एंड फाउंड सेंटर बनाया। ये जैनब केस जो कसूर में हुआ, जिसके बाद वहाँ पे हमने कैमरे भी लगाए। उसके बाद यहाँ पे हमें एक ख्याल आया, हमारे जो ऑफिसर्स हैं सारे IT ग्रेजुएट्स हैं, इन्हीं बच्चों ने हमें एक आइडिया दिया कि जी हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन तो आ रही है सारी 15 की कॉल्स की सूरत में, तो क्यों ना हम एक सेंटर बना के और डेडिकेटेड टीम बिठा दें और इसको हम रिकनसाइल करें डाटा। आज से 3 दिन पहले बच्चे के घूमने की इतला थी, आज एक बच्चा किसी और जगह से मिला है, परसों कहीं और से मिला है, तो पिछले डाटे के साथ हम उसको रिकनसाइल करें और देखें कि ये क्या वही बच्चा तो नहीं जो पहले घुमा था।
अच्छा ये फरमाइए कि इसने काम कब से करना शुरू किया? ये मंसूबा तो बना था मियां शहबाज शरीफ साहब के दौर में, तो ये 18 में जी 18 जनवरी में इफ्तिताह हुआ था इसका। ये पुकार वर्ड तो ये उर्दू का है पुकार, लेकिन बेसिकली आप देखें ये इंग्लिश में है, पुलिस यूनिफाइड कम्युनिकेशन एंड रिस्पांस। ये बेसिकली वही है जो 15 है। ये सिर्फ हमने जो लाहौर में को रेप्लिकेट किया बाकी 35 अजला में। तो अब आपकी लाहौर के साउथ से, नॉर्थ से, सेंट्रल से, वेस्ट से, कहीं से जो कॉल आएगी, मियाँ वाली से ले लें, आप मरी से ले लें, राजनपुर से ले लें, कॉल यहीं पे लैंड करेगी। और यहाँ पे हमारे ऑपरेटर्स उसी तरह जैसे लाहौर में है उसको 1 से 1.5 मिनट में ज़ब्ते तहरीर लाके और उन ज़िलों को पास ऑन कर देंगे जिसकी है। इसका फ़ायदा ये हो गया है कि यहाँ पे भी 60 से 70 हज़ार कॉल डेली आ रही हैं। ठीक है, पूरे पंजाब की। लेकिन उन जिलों को सिर्फ वो कॉल्स पास हो रही हैं जिसके अंदर कोई फिजिकल रिस्पांस उन्होंने देनी है। बाकी कॉल यहीं पे जो हॉक्स कॉल्स हैं, इररेलेवेंट कॉल्स हैं या फेक कॉल्स हैं, वो यहीं पे खत्म हो जाएंगे, उस जिले तक पहुंचेगी नहीं। ये स्क्रीन पे अगर आप देखें तो इस वक्त ये सारा डिस्प्ले पे चल रहा है कि इस वक्त पूरा पंजाब जी पूरे पंजाब के इस वक्त 21 हमारे सो ऑपरेटर जो कॉल ले रहे हैं। इस वक्त जो कॉल्स चल रही हैं लाइव कॉल्स हैं वो 9 है। आज के दिन में अभी तक 20,096 कॉल्स आ चुके हैं। हमारे जो कैमरा है वो ANPR कैमरास कराते हैं, ऑटोमेटिक नंबर ये ना हो कि वो सिग्नल तोड़ते तोड़ते बेचारे का घर टूट जाए। हमारी जो तस्वीरें होती हैं जो नंबर प्लेट की होती हैं, बेसिकली गाड़ी की बैक साइड से खींची जाती है तस्वीर। अब मोटरसाइकिल की बैक से तस्वीर लें तो फिर भी बैक पे बैठा हुआ बंदा तो पता लग जाएगा कौन है। वो सामने देखें कि वो स्क्रीन के ऊपर बता रहा है कि पहली तस्वीर है। सिग्नल हर तस्वीर में आप देखें नजर आ रहा होगा, रेड सिग्नल है और वो सिग्नल के ऊपर ज़ेब्रा क्रॉसिंग के ऊपर आ गया है, आगे निकल गया। और जैसे ही वो आगे निकलता है जो चौथी नीचे तस्वीर जो है इसमें जूम करके उसकी नंबर प्लेट से नंबर पिक कर लेता है कैमरा। और फिर वो हमारा एक्साइज के साथ इंटरफेस है और एक्साइज के डाटा से हम उसका एड्रेस और उसका टेलीफोन नंबर सारी इन्फॉर्मेशन लेके और ये चालान क्रिएट करके महकमा डाक के जरिए ये तो बिल्कुल वो क़यामत का मंजर है जिसे कहते हैं कि आदमी झूठ बोल ही नहीं सकता। वो विद प्रूफ मतलब वो चीज़ जाती है। तो आप अगर फिर भी चैलेंज करना चाहें तो हम उस पर ईमेल एड्रेस दिया होता है, ईमेल पे आप ये 15 पे कॉल करके हमें बताएं, चैलेंज करें। अगर आप समझते हैं बाज़ औक़ात ऐसे हो सकता है कि कैमरा सिर्फ देख रहा है कि इसने वायलेट किया है, हो सकता है पीछे किसी एम्बुलेंस को रास्ता देने के लिए उसने किया हो। तो वो अगर वो इस तरह वो बताए तो गुंजाइश है बिल्कुल। हम उसको वीडियो हमारे पास, चूंकि उस चौक पे जहाँ पे तस्वीर खींच रही है उसकी वीडियो भी हमारे पास आ रही है। वैसे जो जिक्र है जो ट्रैफिक पुलिस ऑन रोड करती है वो 24-25 वायलेशन है जिस पर वो चालान करती है, उसमें से भी 4-5 पे हम कर रहे हैं। और उससे कितना फर्क पड़ा है ट्रैफिक की रवानी पे? और ट्रैफिक का जी वो मैं अगर कुछ कहूँ तो जाहिर है हमारा तो सिस्टम है, हम तो कहेंगे अच्छा है, लेकिन जो इंडिपेंडेंट स्टडीज हुई हैं, लम्स ने इसके ऊपर स्टडीज की हैं और इदारों ने की हैं, उनके मुताबिक कुछ 40% के करीब तकरीबन ट्रैफिक स्ट्रीमलाइन हुई है लाहौर शहर जी। 50% 1122 का डेटा ये कहता है 50% जानलेवा हादसात में कमी हुई है लाहौर में एक साल में। जो सेफ सिटी को लोगों में एक शनासाई मिली है, मैं समझता हूँ इसमें ट्रैफिक ई चलान का हमारे बहुत बड़ा हाथ है। पुलिस, लाहौर पुलिस के जो तफ्तीशी हैं, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स हैं, वो यहाँ पे आते हैं, जो मुख्तलिफ क्राइम्स उनके इलाकों में हुए होते हैं, ठीक है, उसको यहाँ पे आकर देखते हैं कि यहाँ से अगर सड़कों पर कोई क्राइम हुआ है या किसी घर में भी क्राइम करके, किसी प्रेमिसेस में क्राइम करके वो किसी सवारी पे या पैदल बाहर सड़कों पे आया है, कैमरों में कहाँ पे उसके खिलाफ कोई चीज़, को गाड़ी का नंबर मिल रहा है, उसका हुलिया मिल रहा है, तस्वीर मिल रही है। ये तो जो इंसिडेंट आइसोलेटेड या लोकलाइज्ड हो रहे हैं ना, उनको देखने के लिए तफ्तीशी यहाँ पे आ रहे हैं। लेकिन खुदा ना खास्ता कोई बड़ा इवेंट हो, कोई प्रोटेस्ट चल रहा हो, कोई और हादसा ऐसा हो गया हो, तो ऊपर हमारा क्राइसिस मैनेजमेंट सेंटर है, मैं आपको वहाँ ले चलता हूँ। जी ये क्राइसिस मैनेजमेंट सेंटर, तो जब भी कोई लाहौर में ऐसा बड़ा कोई इवेंट हो रहा होता है उसको मॉनिटर करना है, कोई प्रोटेस्ट है या कोई स्पोर्ट्स इवेंट है और इस किस्म का कल्चरल इवेंट है, तो यहाँ से बैठ के हम फिर अपने कैमरों की मदद से बैठते हैं। मुतलका महकमे, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज सारे यहाँ पे आ जाते हैं। सारा इधर से सिक्योरिटी जो ऑन ग्राउंड दी गई होती है उसकी मॉनिटरिंग भी यहाँ से हो रही होती है कि आया जो सिक्योरिटी लगाई गई है वो परफॉर्म भी कर रही है कि नहीं है, विजिलेंट है कि नहीं, अलर्ट है कि नहीं है। कोई इसमें जो फुटेज आप देते हैं उसमें टेम्परिंग का तो कोई नहीं जी, वो वाटर मार्क्ड होती है, कोडेड होती है और हमें पता होता है चेन ऑफ कस्टडी उसकी मेंटेन करनी होती है क्योंकि कोर्ट में प्रेजेंट होनी है एज एविडेंस के तौर पे। और निजी कोई इदारा निजी नहीं ले सकता, सरकारी इदारे, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज या कोर्ट के ऑर्डर से कोई ले सकता है। और उसकी एक कॉपी कोर्ट को भी दी जाती है और एक हमारी कॉपी इलेक्ट्रॉनिक सेफ में भी उसको स्टोर किया जाता है कि अगर बाहर वाली कॉपी कहीं भी टैंपर हो जाए तो हमारे पास बैकअप में पता हो कि एक्चुअल क्या चीज दी गई थी। थैंक यू सो मच कमाल साहब, थैंक यू सो मच, वेलकम। वेलकम बैक टू एक्सप्रेस। और अब बात करेंगे कुछ खेल के मैदान से। तो आईसीसी की जानिब से टीम्स ऑफ द डेकेड में पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को नजरअंदाज किया गया, सोशल मीडिया पर शदीद तनकीद की गई, ये भी एक बड़ी खबर है। और उसके साथ साथ जो सबसे बड़ी खबर, पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड जो टेस्ट मैच जारी है, मैंने अभी स्कोर जब खोला तो उदासी में और इजाफा हो गया। 60 रन हैं, 3 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं और हालात खराब हैं।
हालात खराब है और पहले इस हवाले से हम हालात किस रुख जाएंगे। मिर्जा इकबाल बेग हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे सीनियर तज्जाकार हैं, स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया मिर्जा साहब, वेरी गुड मॉर्निंग। अब मेरे ख्याल से क्रिकेटर्स के या क्रिकेट फैंस के लिए इतनी गुड मॉर्निंग नहीं है, क्योंकि जब हम स्कोर बोर्ड देख रहे हैं कुछ इतने अच्छे हालात हमें नजर नहीं आ रहे। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अरमला आपका और इमरान का। हालात तो बेहतर नहीं है। सुबह 5 बजे से बल्कि सुबह 3 बजे से उठ के मैं मैच देख रहा हूँ और मुझे अंदाजा हो गया था कि जब पाकिस्तान ने इनिंग शुरू की और 2 खिलाड़ी बगैर किसी स्कोर के बोर्ड पर आउट हो गए थे, तो लग रहा है कि हालात पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह। लेकिन वही बात है इमरान के, हम अपने घर के शेर हैं। यहाँ की जो बेजान विकेटें हैं उन पर हमारे बैट्समैन रन्स के अंबार लगाते हैं। आबिद अली इतना टैलेंटेड बैट्समैन है, उसने दुबई में वनडे में अपनी डेब्यू पे सेंचुरी बनाई और यहाँ टेस्ट में सेंचुरी बनाई, लेकिन वहां फेल हो गया। तो पिचेस का भी फर्क है। फास्ट बॉलर्स की स्ट्रेटेजी भी जो है वो भी पाकिस्तान पर काम कर रही है कि उन्होंने शॉर्ट पिच गेंदें पाकिस्तानी बॉलर्स को, बैट्समैनों को खाई, जिसकी वजह से हमारे बैट्समैन दबाव का शिकार रहे। वैसे 3 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं, 311 रन मजीद चाहिए इन पर्टिकुलर न्यूजीलैंड के इस मैच को लेते हुए। और जैसे कि अरमला ने कहा कि क्रिकेट फैंस के लिए अच्छी मॉर्निंग नहीं है, तो मेरे ख्याल में पाकिस्तानी फैंस के लिए नहीं है, इंडियन फैंस के लिए अच्छी है, बिकॉज आई जस्ट गॉट टू नो कि इंडिया ने बीट कर दिया मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया को। सो इस मैच के हवाले से क्या देख रहे हैं आप? 311 रन, 7 विकेट्स, आई थिंक इट्स वेरी हार्ड टू मेक इट। व्हाट डू यू से? बहुत मुश्किल है, क्योंकि कल आखिरी दिन है इस टेस्ट मैच का, भी कुछ गेंदें बाकी हैं आज, और अजहर अली खेल रहे हैं 33 रन पर, उनके साथ फवाद आलम है जिन्होंने 16 रन बनाए थे। लेकिन बहुत मुश्किल लगता है, कोई मिरेकल ही, या तो बारिश हो जाए या फिर कोई ऐसा बैट्समैन कोई लंबी तवील इनिंग्स खेल ले कि जिसमें वो हेड डाउन करके पूरे ओवर हम बचपन में दुआ करते थे जब हारने लगते थे ना कि अल्लाह मियां बारिश हो जाए, कोई कुछ हो जाए, लेकिन ये मैच और हमारा एक ही कंसिस्टेंट प्लेयर है जो कि हमेशा जब चाहते हैं परफॉर्मेंस दे देता है अच्छी, वो बारिश है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन अब यहाँ पर भी बारिश का भी तो फोरकास्ट नहीं कल के लिए। कल तो वहाँ ओले भी पड़े थे इमरान, कल वहाँ छोटे छोटे ओले पड़े थे, थोड़ी देर के लिए खेल रुका था बे ओवल माउंट मॉन्गानोई में, लेकिन कल बारिश का इम्कान नहीं है। पाकिस्तानी खिलाड़ियों को जो है ना वो फैन की आंखों से निकलने वाली बारिश को रोकना पड़ेगा, क्योंकि फैन बड़े दिल बर्दाश्त होते रोते, तो उनको चाहिए कि अच्छा परफॉर्म करें। अच्छा, थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए मैं चाहता हूँ, चूंकि साल खत्म हो रहा है और आप जैसी शख्सियत जिसे मैं क्रिकेट का एनसाइक्लोपीडिया कहता हूँ, कि माशाल्लाह जो नॉलेज दैट यू हैव, इस साल को इन पर्टिकुलर मिर्जा साहब पाकिस्तान क्रिकेट के लिए आप कैसे देख रहे हैं? कैसा रहा ये साल हमारी क्रिकेट के लिए 2020? आपके कॉम्प्लीमेंट्स का बहुत बहुत शुक्रिया इमरान। लेकिन 2020 जब शुरू हुआ बड़े तम तराक से कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम जो थी वो उसको जाना था इंग्लैंड, लेकिन कोविड आ गया, पीएसएल के मैचेस कैंसिल मुलतवी हो गए, फिर बाद में हुए, तो पाकिस्तानी टीम के लिए इतना अच्छा साल नहीं रहा। हमारे खिलाड़ी गए इंग्लैंड के दौरे पर, वहां तकरीबन 2 महीने तक बायो सिक्योर में रहे, T20 हार गए। फिर उसके बाद हमारी टीम अब न्यूजीलैंड गई है। जो कुछ हमारे लिए अच्छी चीजें थी वो हमने यहाँ बांग्लादेश को हरा दिया, पाकिस्तान जब आई थी बांग्लादेश की टीम कोविड से पहले, और इसके अलावा हमने जिम्बाब्वे को हरा दिया। कमजोर टीमों को हमने हराया है, लेकिन जो ताकतवर टीमें जिनमें इंग्लैंड शामिल थी, इंग्लैंड से सीरीज हार गए, न्यूजीलैंड से T20 सीरीज हार गए, और अब टेस्ट मैच भी शिकस्त के दहाने पर है। तो इतना अच्छा साल पाकिस्तान के लिए साबित नहीं हुआ, और शायकीन क्रिकेट के लिए भी अच्छा साबित नहीं हुआ, क्योंकि तमाशाई अब तो न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया में आ रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान इंग्लैंड में नहीं थे। पाकिस्तान में अब तमाशाई नहीं होंगे, तो बड़ी मुश्किल सूरत हाल थी। एक अच्छा साल नहीं था, मैं समझता हूँ पाकिस्तान के लिए। पीएसएल टर्न्स आउट टू बी रियली गुड, और अगर हम देखें तो लाहौर कलंदर्स के लिए अच्छा साल रहा है। बिल्कुल, लाहौर कलंदर्स जो थी वो कहां से कहां चली गई। अभी तो वो अबू धाबी में जनवरी में शुरू हो रहा है, 28 जनवरी से T10 लीग, तो लाहौर की टीम जो है कलंदर्स के नाम से हिस्सा ले रही है वहां, और लाहौर कलंदर्स के लिए अच्छा तो साल साबित हुआ। लेकिन शायकीन क्रिकेट जो थे ना वो बेचारे बड़े परेशान रहे जब दोबारा मैचेस पीएसएल के अरमला खेले गए, तो मैचेस में तमाशाई नहीं थे। नेशनल स्टेडियम में बिल्कुल सन्नाटा था, मैं कवर करने जाता था, तो एक अच्छा साल नहीं था क्रिकेट के नुक्ते निगाह से। ठीक है। अच्छा, एक तो मेरे साहब चूंकि हम बात करें ईयर के ओवरऑल राउंड अप के हवाले से, तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि इस वक्त जो इंटरनेशनल एरिना के ऊपर, जो कि पिछले 3-4 सालों में तो पाकिस्तान क्रिकेट बहुत मुश्किल का शिकार रही, फिर जब नजम सेठी आए उनकी एक बेहतर डिप्लोमेसी रही क्रिकेट के ऊपर, फिर मौजूदा क्रिकेट बोर्ड ने उसको थोड़ा सा कंटिन्यू भी किया, तो कुछ बेहतरी के आसार हमें नजर आए। अब आने वाले दिनों में जब आईसीसी का चेयरमैन भी हमारी मर्जी के नहीं बन पाए, आप इंटरनेशनल एरिना के ऊपर, अगले स्केजुअल्स के ऊपर पाकिस्तान क्रिकेट के लिए 2021 को कैसे देख रहे हैं? देखिए, पाकिस्तान क्रिकेट इमरान, मुझे लगता है कि आईसीसी वाले जो हैं उन्होंने
तकरीबन भारत के साथ मिलकर पाकिस्तान क्रिकेट को तनहा करने की कोशिश की है, क्योंकि देखिए भारत के साथ अफगानिस्तान है, भारत के साथ बांग्लादेश है, फिर उधर इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ये बड़े बड़े ममालिक है, सब एक हो गए, श्रीलंका भी डावाडोल है। तो पाकिस्तान के लिए मुश्किल होगी। आप उसके अंदाजा इस बात से लगा लेना कि अभी जो आईसीसी ने अपनी टीम्स ऑफ द डेकेड अनाउंस की है, उन टीम में पाकिस्तान का कोई खिलाड़ी नहीं है। हैरत की बात है कि डेकेड में पाकिस्तान ने कुछ अच्छा परफॉर्म नहीं किया। लगता यही है कि नजर नहीं आया आईसीसी के लोगों को, उनकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी, और ये पट्टी उसी सूरत उतर सकती है जब हमारे रिलेशनशिप अच्छे हो। अब हमारे रिलेशनशिप आईसीसी से अच्छे नहीं है, हालांकि मानी साहब 3 साल आईसीसी के सदस्य रह चुके हैं। 3 से 2006 तक, अब तो चेयरमैन बनता है आईसीसी का, लेकिन हमारे ताल्लुकात अच्छे नहीं, जिसकी वजह से हमें सफर करना पड़ रहा है। ठीक है, टाइम कम है। मैं क्रिकेट के साथ, चूंकि जब भी हम बात करते हैं, बाकी स्पोर्ट्समैन कुछ हमसे गिला भी करते हैं कि क्रिकेट को हम ज्यादा टाइम भी देते हैं, इस पर ज्यादा बात करते हैं। बाकी स्पोर्ट्स को लेकर भी इस हुकूमत की बिल्कुल तवज्जो नहीं रही बाकी स्पोर्ट्स की जानिब, चाहे हॉकी है, चाहे बॉक्सिंग है, चाहे फुटबॉल है, शानदार तरीके से नजरअंदाज किया गया। प्लेयर से भी हमारी बात होती है, बैक एंड पे जो लोग काम करते हैं उनसे भी बात होती है। तो 2021 के अंदर ऐसा क्या करे इस हुकूमत की जानिब से, ऐसा क्या आना चाहिए मिर्जा साहब कि स्पोर्ट्समैन ऊपर आए, स्पोर्ट्स ऊपर आए, हमारी खेल बेहतर हो? देखिए, एक तो फंडिंग बेहतर होनी चाहिए। आप देखें हॉकी में इमरान इस वक्त पाकिस्तान 17वें नंबर पर है, 17th नंबर पर। कहां पाकिस्तान रूल करता था हॉकी में। अच्छा, बॉक्सिंग में आपके पास एक बॉक्सर आया मोहम्मद वसीम, अब वो जो है प्रोफेशनल बॉक्सर बन गया। बॉक्सिंग में टैलेंट नहीं आ रहा, स्क्वाश में आपके पास टैलेंट नहीं आ रहा। फुटबॉल कंट्रोवर्सी का शिकार है, एक नॉर्मलाइजेशन कमेटी जो है बनाई है इंटरनेशनल फुटबॉल फेडरेशन ने। फिर टेनिस में आप देखें क्या हालात हैं। तो हमारा स्पोर्ट्स जो है, एक ऐसा प्राइम मिनिस्टर जो खुद स्पोर्ट्समैन है, उसके दौर में बजाय ऊपर की तरफ जाने के उसकी पोजीशन डिटीरियोरेट हो रही है, नीचे की तरफ जा रहा है। तो इन तमाम मामलात को देखना होगा। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड में वो जो सफेद हाथी एक बनाया हुआ है लियाकत, वहां पर हॉल जो है वो, वहां पर कुछ भी नहीं हो रहा। स्पोर्ट्स बोर्ड में लोग अपने ओहदों की रस्साकशी के लिए मसरूफ है। तो सियासत बहुत हो गई इमरान। जब तक सियासत पाकिस्तान में खेलों से खत्म नहीं होगी, पैरेलल एसोसिएशन खत्म नहीं होंगी, राइट मैन फॉर द राइट जॉब नहीं होगा, उस वक्त तक पाकिस्तान स्पोर्ट्स ऐसी सफर करती रहेगी। ठीक हो गया, ठीक। और ये जो आपने स्पोर्ट्स बोर्ड का जिक्र किया ना, जिसका आप यकीनी तौर पे आपने भी विजिट किया होगा, इस्लामाबाद में रहते हुए आप वहां पे जाए, वो सारे जो इंटरनेशनल लेवल के हमारे स्विमिंग पूल्स थे, वो जो रनिंग ट्रैक्स थे, वो सारे खराब हो रहे हैं, स्टेडियम्स खराब हो रहे हैं, जो हमने सैफ गेम के लिए बनाया था, आपको याद ही होगा। तो बिल्कुल बुरे हालात है हमारे एसेट्स के भी जो इस हवाले से। और उन कमरों को जाकर देखें जहाँ खिलाड़ी ठहरते हैं, वहाँ खिड़कियां दरवाजे मतलब हैं, खिड़कियां नहीं है, ठंडा पानी आता है, बड़े मसाइल हैं। और वहां से खाना जो है गायब हो जाता है। अगर आप कभी इस पे करें तो मैं आपको बताऊंगा, इतनी बुरी सूरत हाल है कि बस अल्लाह माफी। ट्रू दैट। मिर्जा साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। और मसला ये नहीं है कि इस पे कुछ हुआ नहीं है या हो नहीं रहा, मसला ये कि होता नजर भी नहीं आ रहा। लेकिन हम अपना फर्ज अदा करते रहेंगे। आपका बहुत शुक्रिया, जब भी हम आपको बुलाते हैं आप तशरीफ लाते हैं। मिर्जा साहब हमारे साथ मौजूद थे, जो तजिए से बता रहे थे इस वक्त के क्या हालात हैं। बिल्कुल, इसी नोट पर हम ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। आप देखते रहिए एक्सप्रेस। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। और अब हम बात करते हैं माइंड मैटर्स की। और माइंड मैटर्स में आज बड़ा दिलचस्प और ट्रिकी किस्म का टॉपिक है जिस पे हम बात करने जा रहे हैं। कुछ लोग खुशी में भी गम का शिकार हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं। इसकी वजह क्या होती है मैं नहीं बताऊंगा। वकार और हिना हमारे साथ मौजूद हैं, इन्हीं से पूछ लेते हैं कि क्या है इनके पास। जी हिना एंड वकार। थैंक यू सो मच अरमला एंड इमरान। वकार साहब, आज का टॉपिक ये है कि जब भी कोई खुशी की बात होती है तो हम खुशी के साथ दुख को या गमी को क्यों एसोसिएट करते हैं, यानी कि हम ये क्यों सोचते हैं कि अगर कुछ अच्छा हुआ है जिंदगी में, कोई खुशी का मौका है, तो अब जरूर कुछ बुरा भी होगा। देखिए, ये डर, ये खौफ हमारे दिमाग से कैसे जाएगा? बहुत शुक्रिया। देखिए, बात ये है कि आपने बचपन में देखा है कि दादियाँ जो हैं वो अमूमन अगर कोई बच्चा ज्यादा हंसता था तो कहते थे कि इसको ज्यादा मत हंसाओ क्योंकि ये रोना शुरू कर देगा। और वो शायद किसी हद तक ठीक होती थी, इस पे हम बाद में बात करेंगे। लेकिन अमेजिंगली ईस्टर्न कल्चर में ये ज्यादा है चीज। वेस्टर्न कल्चर सुपरस्टिशियस भी ज्यादा है, मुमकिन है। इस तरह की बहुत सारी चीजें जिसमें हमने वाज़ेह तौर पर देखा है कि खुशी के साथ जो है वो एक एहसासी जुर्म जो है वो हमारा, मतलब अगर हम हमें ऐसे लगता है जैसे कोई हम जुर्म कर रहे हैं। अगर कोई ऐसा खुशी का मौका जो है अगर हम उसको करते हैं तो ये कोई जुर्म है। तो वकार साहब, ये है तो एक तरह से ठीक ना, क्योंकि नथिंग इज परमानेंट, हर चीज टेम्पररी है। तो जब खुशी आती है तो हमें ये भी होता है कि अब गम भी इवेंचुअली आएगा। यहाँ तक तो कोई इशू नहीं है, लेकिन इशू प्रॉब्लम जो है इसमें तब पैदा होता है जब हम उसको को रिलेट कर लेते हैं। जब हम कहते हैं कि इसका कोई स्ट्रॉन्ग को रिलेशन एग्जिस्ट करता है कि खुशी और उसके बाद गम ने आना ही आना है। अच्छा, होता ही है कि जब आप कोई भी खुशी है उसके बाद 50% प्रोबेबिलिटी है कि कोई चंगा होगा, 50% प्रोबेबिलिटी है कि कोई बुरा होगा। ठीक है, लेकिन जो बुरा होता है
तो उसको हम कहते हैं नेगेटिविटी बायस। इंसान बहुत शिदीद उससे मुतासर होता है जो नेगेटिविटी है, उसके साथ ज्यादा देर होता है। मतलब ये एवोल्यूशन का एक प्रॉब्लम है कि हमेशा हमने मनफी खबरों पे ज्यादा तवज्जो ध्यान दी देना है, ठीक है, क्योंकि मनफी खबरें जो थी वो सर्वाइवल के साथ जुड़ी हुई थी, तो मनफियत या नेगेटिविटी जो है उसके साथ हम ज्यादा जुड़ गए। तो जैसी खुशी के बाद खुशी आती है तो वो तो हम रजिस्टर नहीं करते, लेकिन खुशी के बाद अगर गम आ जाए तो उसको हम रजिस्टर करते हैं और उसको हम एक कोरिलेशन बना लेते हैं कि शायद ये इसके साथ कोरिलेशन एग्जिस्ट करता है, जो कि साइंटिफिकली स्पीकिंग कोई ऐसा कोरिलेशन एग्जिस्ट नहीं करता। बड़े क्लीशे किस्म के जुमले जो हमें सुनने में मिलते हैं कि हाँ आज मैं बड़ी खुश थी, आज मेरे साथ ये बुरा तो होना ही था। हाँ डेफिनेटली, बिल्कुल ऐसी आज है। मैं घर से बड़े अच्छे मूड के साथ निकली थी, मेरा मूड तो खराब होना ही था। बिल्कुल ऐसी है। देखिए इसको एक और तरह से देखते हैं, इसको चेरोफोबिया कहते हैं, बेसिकली ग्रीक टर्म है। चेरोफोबिया भी कहते हैं, कैरोफोबिया भी कहते हैं, मतलब ये ग्रीक टर्म है कि उससे फोबिया यानी खौफ, खुशी से खौफ जुड़ा हुआ है। और खुशी से खौफ यकीनन ईस्टर्न कल्चर में तो बहुत ज्यादा है। आप एक और इसको इस एंगल से देखिए कि जब एक बच्चा बुनियादी तौर पे बहुत ज्यादा हंसता है, हम थोड़ी सी बायोलॉजी की तरफ जाएंगे, जब बच्चा एक बहुत ज्यादा हंसता है, बहुत ज्यादा एक्साइटेड है, सामान्य कोई बड़ा आदमी भी है, वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड है, वो कहके लगा रहा है, वो नाच रहा है, कोई इस तरह। आपने देखा है कि इस तरह की किसी भी खुशी को एक्सपीरियंस करने के बाद आपके अंदर एक आप डाउन हो जाते हैं, थोड़ी देर बाद एम्प्टीनेस एक आ जाती है। वो एम्प्टीनेस इसलिए आती है कि इसका अगर ये समझे कि ये पेंडुलम है और ये एक्साइटमेंट है, ठीक है, और ये गम या दुख है, तो अगर इस जगह पे आप एक्साइटमेंट में पहुंचे हैं तो ब्रेन जो है जब एक सर्टेन न्यूरोट्रांसमीटर है डोपामीन, उसकी ट्रैफिक को जब अनयूजुअल देखता है कि बहुत ही ज्यादा ट्रैफिक है, तो कुछ ऐसे मूड रेगुलेटर्स हैं जो कि उसको ब्लॉक करते हैं। तो जैसे ही ब्लॉक करते हैं तो बजाय इसकी कि पेंडुलम यहाँ पे आ जाए, थोड़ा सा इस साइड पे शिफ्ट हो जाता है, ठीक है। जब इस साइड पे शिफ्ट होगा तो आपको एम्प्टीनेस थोड़ी सी एक फील होगी, एम्प्टीनेस, जिसकी वजह से वो दादियां ठीक कहती थी, क्योंकि जब बच्चा बहुत ज्यादा एक्साइटेड था तो एक्साइटमेंट के बाद एक बायोलॉजी है तो वो थोड़ा सा इस साइड पे गया, थोड़ा सा इस साइड पे गया तो उसने रोना शुरू कर दिया। एनर्जी लेवल थोड़ा बच्चा जो है वो तो रोना शुरू कर देता है, बड़ा जो है वो एक एम्प्टीनेस और एक अजीब सी उसकी फीलिंग होती है, एक बहुत डाउन चला जाता है। तो यहाँ ये यहाँ तक तो कोरिलेशनिंग इसकी है। लेकिन अगर हम ये कहें कि नहीं खुशी के बाद कोई गम, कोई ऐसे कोई सुपरस्टिशियस ऐसी कोई चीज मैंडेटरी है कि खुशी आई है तो गम भी आएगा, ऐसा नहीं है। और खुशी वैसे भी मेरा ख्याल है कि हैप्पीनेस जो है उसको हमने बुनियादी तौर पे एक्साइटमेंट के साथ जोड़ दिया कि शायद ये एक्साइटमेंट तो बजाते खुद कोई ऐसी खूबसूरत चीज़ नहीं है, क्योंकि इसके साथ हर वो चीज़ जो आपकी बॉडी के जो मुख्तलिफ चीज़ें हैं, मसलन अगर आपको हार्ट बीट ज़्यादा हो गई है, आपको स्वेटिंग आ गया, आपका सांस तेज़ हो गया, तो वो चाहे गम की शक्ल है, चाहे बहुत ज़्यादा खुशी एक्साइटमेंट की शक्ल है, वो तो मुनासिब नहीं है जिसमें बॉडी ऊपर नीचे हो जाए। हैप्पीनेस बुनियादी तौर पर तो यहाँ पे है ना पेंडुलम, ठीक है, जहाँ पे ना मुझे कोई माजी का कोई क्या कहते हैं हुस्न मलाल, यानी ना मुझे कोई माजी की परेशानी है कि क्या हुआ, ना मुझे मुस्तकबिल का कोई अंदेशा है, और मैं एक सुकून की कैफियत में यहाँ पे हूँ, पेंडुलम की इस जगह पे हूँ, तो वो है। तो खैर बुनियादी तौर पे जो आप बात कर रही थी कि खुशी जो है, जो खुशी की जो अपॉर्चुनिटीज हैं, लाइफ जो है वो प्लेयर प्रिंसिपल पे चलती है जनरली। मतलब पूरी एनिमल किंगडम में आप देखें तो पेन से हम अवॉइड करते हैं और खुशी की तरफ हम बहुत अट्रैक्ट होते हैं। बिल्कुल। अब इस प्लेयर प्रिंसिपल को अगर हम देखें तो जनरली हमें हर वो कतन मैं उस खुशी की बात नहीं कर रहा जो कि किसी मॉरल ग्राउंड में आके कोई मतलब एक सवालिया निशान खड़ा हो जाए, और खुशी का मतलब ये नहीं कि आपने किसी के पैसे चुरा लिए अब आप खुश हैं, प्लेयर प्रिंसिपल डेफिनेटली नहीं। लेकिन जो मोरालिटी की उसमें आती हैं तो आपको कोई खुशी का मौका जाया नहीं करना चाहिए, सेलिब्रेट करना चाहिए, एक ही दफा आया है जी, एग्जैक्टली। और दूसरा ये है कि आपको मौके पैदा करने चाहिए खुशी के कुछ तो आपको मिलेंगे, कुछ आपने खुद पैदा करने, जैसे कि मैं हर वक्त वकार साहब आपको खुश नजर आती हूं, माशाल्लाह। और दूसरा ये है कि आपने समटाइम जो बहुत ब्रिलियंट लोग होते हैं, जो बहुत ज़हीन लोग होते हैं, वो किसी ऐसी जगह पे जो खुशी के अपोजिट, हम उसको गम नहीं कहना चाहता, लेकिन कोई भी ऐसी सिचुएशन में उसमें से भी खुशी निकाल लेते हैं, उसमें से भी जनरली डिफेंस मैकेनिज्म उनके कितने मजबूत होते हैं कि आपने देखा होगा कि अगर कोई किसी जगह मिसाल के तौर पे एक बस जा रही है और टायर पंचर हो गया तो मुख्तलिफ रवैये आपको नजर आएंगे ना, कुछ लोग बड़े परेशान और ये क्या हो गया है, हमारी कुछ लोग फूटी है, कोई कहेंगे कुछ नहीं होता, कुछ लोग तो कहेंगे कुछ नहीं होता, और कुछ हो सकता है कि बाहर जाके नाचना शुरू कर दें कि व्हाट एन अपॉर्चुनिटी। वैसे वकार साहब ये भी एक फिनोमेना तो है ना, जो वक्त गुजर जाते हैं हम उसके बारे में नॉस्टैल्जिक होते हैं और अच्छे वक्त को सोच के होते हैं। तो कितना अच्छा वक्त था ना जब मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी, और अगर आप उस वक्त में आपको ले जाया जाए तो आपको ऐसी खुशी नहीं थी, अगर उस चीज को बेहतर है कि बजाय के माजी में जाके या आपने उसमें वो जब हाल में लिव इन द मोमेंट, एंजॉय करें जिंदगी को, एंजॉय करें। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम वकार सर, थैंक यू।
अब बैक टू एक्सप्रेस और अब बात करेंगे हेल्थ एंड फिटनेस की और उसके लिए खुशी बात हमारे साथ मौजूद है। वेलकम टू द शो। खुशी, कैसी हैं आप? आई एम गुड, आप लोग कैसे हो? बिल्कुल ठीक ठाक। खुशी, ये बताएं कि आज सुबह हम सबको जगाने के लिए आप कौन सी एक्सरसाइज बताने वाले हैं? आज हम लेग्स के वर्कआउट करेंगे, कुछ कॉम्बोज बताऊंगी आपको, डिफरेंट कॉम्बोज होगी, थोड़ी सी इंटेंस होगी स्लाइटली, बट आई हैव बीन गाइडिंग यू, जितनी भी एक्सरसाइज हैं उसको एक्सप्लेन भी किया कि कैसे करनी है और कैसे किस मसल को एक्टिवेट करना है। सो वी नीड अ पेयर ऑफ डंबल्स। आप लाइटर डंबल यूज़ कर सकते हो, ठीक है? वी गोना गो फॉर लंज एंड देन वी गोना गो फॉर डेडलिफ्ट्स, देन स्विच एंड देन वी गोना गो फॉर डेडलिफ्ट्स। आई थिंक दोनों एक्सरसाइजेस मैंने एक्सप्लेन की हैं। इट्स बिट डिफिकल्ट क्योंकि कॉम्बोज हैं तो डिफरेंट मसल्स एंगेज होंगे, मैक्सिमम मसल्स एंगेज होंगे, उससे आपको ज़रा इंटेंस फील होगा बॉडी में और ब्रीदिंग आपकी हार्ट बीट थोड़ी रेज होगी। It's going to be 15 each side, 15 forward as well. Okay. Means 30 forward, 15 each side and 30 deadlifts. That's going to be- Second exercise is sumo deadlifts Okay. and dumbbell on your shoulders, sumo squats. Pair of deadlifts and squats. Forward. इसमें से डिफरेंस ये है कि आपने फीट वाइड करनी है, टोज आउट पॉइंट करने हैं, नीज विल बी पॉइंटिंग योर टोज. Okay. Deadlifts, then squats. Okay. Third one is on the floor. आपको एक डंबल चाहिए. Going to go down, lift your one leg up and breathe out. Then switch on hips on the floor, back on the floor, lift your hips up, breathe out, breathe in. ये भी 15 each side होगा? Yes, yes, 15 each side. Okay. Last exercise 4 इसलिए बता रही हूँ क्योंकि 8 हो जाती हैं, क्योंकि कॉम्बोज बता रही हूँ. Knees on the ground, step up and squat. Knees down, squat jump. Keep breathing out. क्योंकि legs के muscles जो हैं they are big, so they need more oxygen. हार्ट रेट थोड़ी सी इंक्रीज होगी, मेरी तो थोड़ी सी कॉज ऑफ कोविड रिकवरी हो रही है, तो इसलिए ब्रीदिंग मेरी एकदम हाई हो जाती है. सो आपको इतना अगर इजी करना है तो डोंट जंप, यूज लाइटर वेट्स और यूज नो वेट्स. आप विदाउट वेट्स भी कर सकते हो. थैंक यू वेरी मच खुशी, सुबह सुबह इतनी अच्छी एक्सरसाइज बताने बहुत के खुशी लिए. हुई हमें आपसे मिलके. ओके, सो ये आपने हेल्थ एंड फिटनेस में देखा. खुशी आज आपको कुछ लेग का वर्कआउट बता रही थी. अब हम एक दिलचस्प स्टोरी आपसे शेयर करते हैं और ये आखिरी स्टोरी भी होगी देन पोल, और फिर हमने आपसे इजाजत लेनी है. फैसलाबाद के अंदर एक गुड़ मेले का इनेकाद किया गया. रिसेंटली आपको पता है शुगर के हवाले से कितने मसाइल रहे, डिस्ट्रीब्यूशन के, कीमत के, उससे बचने के लिए और ऑर्गेनिक मीठा फराहम करने के लिए आवाम को जो एक ऑर्गेनाइजेशन है यहाँ की लोकल, उसने इसका इनेकाद किया. बुनियादी वजह जी, ऑर्गेनाइजेशन कहती है कि चीनी की हवाले से फसल लेट हो जाती है, प्रॉफिट उतना नहीं मिलता, फिर उसकी ऑर्गेनिक वैल्यूज़ नहीं है, उसके अंदर केमिकल्स ऐड किए जाते हैं. तो ये जो गुड़ मेले का इनेकाद है, बुनियादी तौर पर गुड़ की अहमियत को बढ़ाना, मार्केट तक एक्सेस को बेहतर करना और उसके साथ साथ जो प्रॉफिटेबिलिटी है उसकी जानिब जो कल्टिवेशन करने वाले लोग हैं उनकी तवज्जो दिलाना है. कहा यह जाता है कि तकरीबन 100 मन गन्ने से 10 मन तक गुड़ हासिल होता है, और अगर इसको कन्वर्ट किया जाए उमूमी तौर पे चीनी में तो 2 लाख तक प्रॉफिट होता है. लेकिन अगर इसी को बेहतर तरीके से गुड़ में कन्वर्ट किया जाए तो ये प्रॉफिट 2 से 12 लाख तक भी हो सकता है. तो इसकी ऑर्गेनिक वैल्यू भी बहुत ज़बरदस्त है, न्यूट्रिशनल वैल्यू भी ज़बरदस्त है और प्रॉफिटेबिलिटी और इकोनॉमी के लिहाज से भी इसकी वैल्यू बहुत अच्छी है. तो इसका इनेकाद किया गया. ऐसे फेस्टिवल्स होने चाहिए और इसकी जानिब हुकूमती तवज्जो भी यकीनी तौर पर बहुत ज़रूरी है. बिल्कुल. और शो के एंड पे हम पोल के रिजल्ट अनाउंस करते चले. हमारा पोल था कि क्या पीडीएम हुकूमत गिराने में कामयाब हो पाएगी. 71% लोग कहते हैं नहीं, 25% कहते हैं हाँ, जबकि 4% कहते हैं पता नहीं. मेजॉरिटी ये सोचती है कि गिराने में कामयाब पाएगी. इसी नोट पर हम आपसे इजाजत लेंगे. आपसे हमारी मुलाकात होगी कल. टिल देन टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ. अल्लाह हाफिज. अल्लाह हाफिज.